12 तो बजने दो, 1 तो बजने दो, 3 मिनट टाइम है और मंगलाचरण इसको आना भैया, मंगलाचरण होगा तब तक। आज हमारे साथ मंगलाचरण के लिए जुड़े हैं पूर्वी जी, गांधी भाभी। पूर्वी भाभी बहुत ही एक्टिव हैं महासमिति की। बहुत पूर्वी भाभी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, मैंने आपको अनम्यूट किया। हाँ, बहुत ही एक्टिव सदस्य है महासमिति की। पूरे समाज में इनका बहुत नाम है। इनकी बहुत सुरीली, बहुत मीठी आवाज है। हर साल जितने भी लोग उपास करते हैं, 10 लक्षण जी करते हैं, पूर्वी भाभी बहुत प्रेम से हर एक के लिए विनतियां गाती है और आज हमारे लिए वो मंगलाचरण गाने वाली है। पूर्वी भाभी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रोग्राम की बहुत मंगलमय शुरुआत करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्री देवादिदेव खजरा श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय। श्री देवादिदेव खजरा श्री शासन नायक श्री महाबली स्वामी भगवान की जय। मानकुंड आचार्य श्री महाराज की जय। भक्ताम स्तोत्र की जय। लोक के सर्व साधु की जय। आइए पहले दीप प्रज्वलन करते हैं। मंजू भाभी, आपसे आज्ञा चाहते हैं। हाँ, चालू करो। संस्कृतः सकलमामयतत्त्वबोधा बुद्धिपटुभिः सुरलोचनाय स्तोत्रेर्जगत्रित्रयचेतनहरैरुदारैः स्तशेकिनाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आइए प्रथम भगवान ब्रह्मा आदिश्वर प्रभु को नमन करते हुए उनके चरणों में दीप प्रज्वलन करके आशीर्वाद मांगते हैं और माना कि मुकद्दर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। माना कि मुकद्दर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। अपने हक की खुशियां कोई पा नहीं सकता। अपने हक की खुशियां कोई पा नहीं सकता। पूरा यकीन है मेरे भक्तामर स्तोत्र पे, क्योंकि उनकी चौखट से कोई खाली जा नहीं सकता। बोलिए श्री भक्तामर स्तोत्र की जय। अब एक भजन थोड़ा छोटा सा लूंगी मैं। सजादो गए सजादो गए मेरे भगवान आए। सजादो गए मेरे भगवान राज आए हैं। मेरे ऋषि राज आए हैं। लगे कुटिया दुल्हन सी, लगे कुटिया दुल्हन सी, मेरे ऋषि राज आए हैं। पम पम मग मग गरे गरे सारी नि सारी हे। पम पम मग मग गरे गरे सारी नि सा। ओ बड़े आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। बड़े आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। देख कर अपने बाबा को हुई रोशन मेरी गलियां। हुई रोशन मेरी गलियां। मेरे सरकार
दिव्य जलाश्रय आदिनाथ भगवान की जय। श्री मां दुर्गाचार्य महाराज की जय। भक्तामर स्तोत्र की जय। धन्यवाद। बहुत पूर्वी जी, बहुत शानदार। बहुत ही सुंदर पूर्वी भाभी, बहुत सुंदर भजन गाया आपने। हमेशा की तरह इतनी मधुर आवाज सुन के एकदम मंगलमय हो जाता है वातावरण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। अनीश भैया आज शुरू करें। आप जय जिनेन्द्र आप सभी को। अब आप लोग जैसा आदेश दें वैसा कार्यक्रम को आगे लेके जाएं। अनीश भैया हमारे साथ 1:30 बजे डॉक्टर रुजुता जुड़ने वाली हैं, और वो जितनी भी माताएं बहनें उनके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें चैट बॉक्स में डालते जाइए, ताकि हम एक एक करके, अभी से मत डालेगा, वो जब आएंगे तब डालना, नहीं तो वो मिस हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो वो सारे आंसर करने वाली है आपके साथ। तो आप शुरू कीजिए। अच्छा, एक और खुशखबरी, कल का हमारा जो रिकॉर्डिंग मिस हो गया था वो मुझे आज मिल गया। आज जूम चालू किया और सामने वो कन्वर्ट होता हुआ दिखा मुझे, तो मुझे फाइनली रिकॉर्डिंग मिल गया और आज अपलोड कर दूंगी मैं उसको। बहुत बढ़िया से, बहुत ये अनीस भैया सब शांति धारा का चमत्कार है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सही है, शांति धारा का चमत्कार है। अभी शांति धारा शुरू तो नहीं बताओ। नहीं, अभी तक नहीं आए त्रियोग आश्रम से। हाँ तो आएगी। त्रियोग आश्रम से जो मैसेज आया था कि जितने दिन वहां भगवान का 1008 नाम वाला जो विधान चल रहा है, तो उसमें यदि कोई भी जो भी व्यक्ति अपने पर्सनल नाम से भी कराना चाहता है, तो अगर वो 2100 रुपए देते हैं तो हर दिन उनका नाम लिया जाएगा। भैया एक नाम है, सुषमा आंटी है, श्रीमती सुषमा जी जैन, उनके तरफ से 2100 रुपए उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु। 1 मिनट में तुरंत उसको लगा के बता देता हूँ। हाँ, सुषमा जी जैन सूरत से। मैं अंकल का नाम पूछती हूँ। कनक आंटी है क्या इसमें? कनक आंटी, अंकल का नाम बता सकते हैं क्या? शायद राजकुमार जी जैन हैं। कनक आंटी अनम्यूट कीजिए ना। प्रियंका अंकल एक का नाम नाम और बताइए ना। शांति धारा के लिए रखी। हेलो, क्या नाम बताया? नाम क्या बताया? आंटी सुषमा के अंकल का नाम क्या है? रतन लाल जी जैन। हेलो, सुषमा रतन लाल जी जैन भैया। जल्दी बताओ नाम। सुषमा रतन लाल जी जैन। मेरी आवाज आ रही है भैया? सुषमा रतन लाल जी जैन के स्वास्थ्य लाभ। हेलो, हेलो, हाँ सुषमा 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 रतन लाल जी जैन। सुषमा रतन लाल जी जैन कहाँ के हैं? ये सूरत की है? कहाँ की है? सूरत 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 सूरत। 2100 रुपए और प्रतिदिन इनका नाम है इनके स्वास्थ्य में लाभ के लिए। हेलो, और कोई होगा तो उनका भी नाम बता दो भैया। श्री दिगंबर जैन महासमिति सूरत तो है ही, और सुषमा जी जैन बस। हेलो, भैया उनका पेटीएम नंबर या कुछ चाहिए? दिगंबर जैन महासमिति सूरत ने वैसे भी 2100 रुपए दे दिए वहां का उनको पेटीएम नंबर या कुछ चाहिए। यदि आप वहां शांति धारा दिखाते तो उसमें अपना पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर दे दीजिए। चलो, जय। आंटी शुरू करें? हाँ शुरू करो। ओम, पहले 2 श्लोक पढ़ लेते हैं, क्योंकि श्लोक पढ़ने से देवाधिदेव के चरणों में हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं कि हे भगवान, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा और आपका अतिशय इस कार्यक्रम में हमें देखने को मिले। जैसे भगवान हम प्रतिदिन देख रहे हैं कुछ ना कुछ अतिशय हो रहा है। देखो पिछले कार्य, इसके पहले वीडियो घूम गया था, पता नहीं चल रहा था कहाँ गया रिकॉर्डिंग, लेकिन उसका फिर से मिल जाना, और उसके पहले अचानक में ध्यान के बाद आपका प्रकट हो जाना हमारे लिए तो प्रकट होने जैसा ही था। जो शांति धारा आपकी दिख रही है ये भी एक अतिशय से कम नहीं है। ये कल्पनाओं में नहीं था कि इस समय इस कार्यक्रम में
जब इसके आयोजकों ने भी बनाया होगा और मैंने भी जब स्वीकृति दी थी उस समय भी ये डिसाइड नहीं था कि यहाँ हमको शांति धारा भी मिलेगी, लेकिन ये सब इतने पुण्यशाली भव्य जीवों के पुण्य का तीव्र प्रताप है कि हमको ये अद्भुत चीजें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। अब प्रथम 3 श्लोक जो पढ़ेंगे हम, वो श्लोक पहला, दूसरा 48, जिसके माध्यम से हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति देवादिदेव भगवान आदिनाथ से चाहेंगे और समस्त देवगण से चाहेंगे। भक्तामरा प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनाना अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्को किलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्र चारुकलिका निकरैक हेतु स्तोत्रास्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पा धत्ते जनो यैह कंठगतामजस्रम् तम्मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। डॉक्टर कीवी जी, आप अभी पूछ रही हैं कि शांति धारा के लिए क्या प्रोसेस है? कोई प्रोसेस नहीं है। आप अपना नाम बता दो, यदि करवाना होगा आपका नाम हम वहाँ बता देते हैं, बाद में उनका कोई अकाउंट नंबर वगैरह जब भी आएगा आप अपने हिसाब से वहां पर पैसा डाल देना, प्रतिदिन आपका नाम आते रहे, ठीक है? अब भैया एक और अनाउंसमेंट है, जो हमारा संडे का बच्चों का होने वाला है क्लास, उसमें हमारे साथ बच्चों के डॉक्टर भी जुड़ने वाले हैं। जैसे आज गायनेक जुड़ रही है, उस दिन हमारे साथ नियोनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन जुड़ने वाले हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो तो सब आंसर कर, मतलब वो भी देखो सभी लोगों को अपने बच्चों को बिल्कुल लाना है। और अभी यहाँ पर मैं एक चीज और जानकारी लेना चाहता हूँ कि ये समूह में अभी जो ऐसी माताएं जो गर्भ संस्कार से जिनका संबंध है, तो क्या वो माताएं यहाँ पर आ चुकी हैं और आ रही हैं? तो वो निश्चित रूप से जय जिनेंद्र और अपना नाम जरूर लिखें।
जिससे समझ में आ जाएगा साक्षी जी को कि यहाँ पर कितनी माताएं, अपना नाम समेत थोड़ा सा बताएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, जिससे एक जानकारी रहती। तो इतने सारे जो सभी जनन को जानकारी में रहता है कि आप लोग यहाँ पर हो, और आप लोग सिर्फ आप लोग नहीं हो, आप लोग तो आदिनाथ भगवान की माता हो। और इतनी अद्भुत माताएं अगर इस ग्रुप में आएंगी तो स्वर्गों से देवियों को भी आना पड़ेगा आप लोगों के लिए यहाँ पर। तो देखो, आज तो स्वर्गों से देवियों के अलावा गायनेकोलॉजिस्ट खुद आ रही हैं आप लोगों का समाधान करने के लिए, है ना। तो आप लोग अपने अपने नाम जरूर दें। ऐसी कितनी माताएं जानकारी तो मिले जो यहाँ पर उपस्थित हो चुकी है ना। जो मंत्र चल रहा है वो भी लिख सकते हैं। और यदि आपको खुशखबरी आने वाली है तो फिलहाल में आदिनाथ भगवान की माता तो इतना तो लिख ही सकती हूँ कि मैं भगवान आदिनाथ की माँ, क्योंकि ऐसी दिव्य माताओं को देखकर भी हम लोगों के जीवन धन्य हो जाते हैं। भैया अभी तक 35 के नाम आ गए हैं। क्या बात है, बताओ 35 और माताएं। भैया ऐसी यानी ऐसी अगर जगह आप से है, कोडरमा है, मनेन्द्रगढ़ है, और कहाँ कहाँ से है, मतलब इनके पास कैसे खबर पहुंची वो आपको ही पता है, पर बहुत अलग अलग जगह से माताएं आई, हम बहुत खुश हैं। ये भक्तामर गर्भ संस्कार समूह से ये जो माताएं जो दिख रही है, इसमें दुनिया भर की हमारी माताएं हैं ये। और ये माताएं अगर इस ग्रुप में इनके चरण पड़ गए हैं, ये हमेशा भक्तामर स्तोत्र पढ़ती रहती हैं और अपने शिशु को ये संस्कार देने के लिए रहती है। निश्चित रूप से मान लो, निश्चित रूप से मान लो कि यहाँ कुछ ना कुछ महामंगल होने वाला, क्योंकि अचानक में शांति धारा का प्रकट हो जाना, भगवान का प्रकट हो जाना, जो रिकॉर्डिंग जा चुकी थी फिर से वापस मिल जाना, यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कल कितने अद्भुत रूप से, कल तो चमत्कार जैसे हो रहा था प्रोग्राम में। पूरा माताओं ने एक दूसरे को कैसे संभाल रहे हैं, यानी यहाँ एक्चुअली में हम लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा अद्भुत दृश्य आने लगता है। और इसके अलावा सभी के मन में वो दिव्य भाव जागना कि परिवार बड़ा होना चाहिए, ये भी भगवान का एक अतिशय है जो इस कार्यक्रम में, वो भी विशेष रूप से दिगंबर जैन महिला महासमिति जो सूरत संभाग के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है। आप निश्चित रूप से साक्षी जी, मंजू जी व पूरी टीम बिल्कुल इसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र है। तो हम आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और अब हम चाहते हैं कि आप आगे मार्गदर्शन करें कि अब हम आज ये बाकी के समय में क्या करें। भैया 60 तो हो चुके हैं, 60 माताएं हैं हमारे साथ और अभी भी नाम आ रहे हैं। 60 तो मैंने गिन लिए, ऊपर चले गए, अब नीचे के मुझे ही नहीं पता कितने बढ़ गए हैं। तो देखिए, अब हम सबसे पहले उन माताओं के लिए 4 लाइनें पढ़ना चाहते हैं। हमारी वो सभी दिव्य भगवान आदिनाथ को जिन्होंने अपने दिव्य संतान के रूप में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से गर्भ कवच में संभाले रखा हुआ है। हे माताएं, आपके लिए हम वो पंक्तियां गाना चाहते हैं जो हमेशा सुनाकर ऐसा महसूस होता है कि निश्चित रूप से ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय चल रहा है। सबसे पहले जिन माताओं ने फिलहाल में यह अनुभव किया है कि स्वयं देवादिदेव आदिनाथ भगवान को उन्होंने जन्म दिया है, सोचो किसको जन्म दिया है आपने? देवादिदेव आदिनाथ भगवान को। यानी आपने अपने गर्भ में किसको किसको स्थान दिया था? 3 लोक के नाथ को। तो अब मुझे ये बताइए, भगवान की माताओं की क्या वो जगह कभी सूनी रह सकती है क्या? वो गोद कभी सूनी रह सकती है क्या, जिस गोद ने 3 लोक के नाथ भगवान को अपने गर्भ में जन्म लेते हुए अनुभव किया हुआ पाया है? तो पुनः सुनिए,
पर देखना एक दिन पल वो आ जाएगा, देखना एक दिन पल वो आ जाएगा, तेरी गोदी में ललना मुस्कुराएगा, देखना एक दिन पल वो आ जाएगा, पल वो आ जाएगा, पल वो आ जाएगा, देखना एक दिन पल वो आ जाएगा, तेरी गोदी में ललना माँ मुस्कुराएगा, माँ की लोरी को सुन के वो सो जाएगा, माँ की लोरी को सुन के वो सो जाएगा, जब पढ़ोगी माँ भक्तामर ललना जाग जाएगा, ललना जाग जाएगा, रे ललना जाग जाएगा, देखना एक दिन पल वो आ जाएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः स्वाहा। और इस समय मैं सभी माताओं से, चूंकि श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति का ये कार्यक्रम आज उन सभी माताओं के लिए समर्पित है जिन्होंने अपने आप को भगवान आदिनाथ की मां समझा है। यदि आप लोगों ने भी अपने आप को भगवान आदिनाथ की मां समझा है तो चलो आज एक अष्ट प्रातिहार्य का ध्यान हो जाए, और इस अष्ट प्रातिहार्य के ध्यान के पश्चात आप लोग अपने जीवन में अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। तो देखिए, सभी माताओं से मेरा निवेदन है, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। जहां देखिए, जहां भगवान की माता की डिलीवरी कराने के लिए स्वर्गों से देवियां आती हैं, वहां उन माताओं ने हम लोगों को इस लायक समझा कि गर्भावस्था में भी आप हमारे समूह में आई हो। तो ये समूह का सौभाग्य है, ये सौभाग्य है इस समूह का कि समूह में भगवान आदिनाथ की माताएं यहाँ पर मौजूद हैं, भगवान आदिनाथ की माताएं मौजूद हैं। चलो हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे आदिनाथ भगवान, यदि सभी लोग अपने मन में सोचिएगा, हे आदिनाथ भगवान, यदि मैंने इस जन्म में या अनंत के किसी भी जन्म में किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से यदि मैंने उसका दिल दुखाया हो, उसकी आंखों में आंसुओं को लाया हो, उसकी परेशानियों का कारण बना हूं, हे आदिनाथ भगवान, यदि इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में किसी की संतान को जाने अनजाने हमारे द्वारा दुख पहुंचा हो, हे भगवान, आपको साक्षी मानकर उन सभी संतानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें सुखी करें, उन्हें सुखी करें, उन्हें सुखी करें, उन्हें सुखी करें, सभी को स्वस्थ रखें, सभी को सुखी करें। वो जिनका हमने दिल दुखाया था, हे भगवान, उन्हें स्वस्थ रखें। वो जिनकी आंखों में हमने आंसुओं को लाए थे, हे भगवान, उन्हें स्वस्थ रखें और हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। हे आदिनाथ भगवान, हे आदिनाथ भगवान, यदि किसी भी जीव ने हमारा दिल दुखाया था, हमारी आंखों में आंसुओं को लाया था, हमारी परेशानियों का कारण बना था, तो हे देवादिदेवादिनाथ भगवान, आपको साक्षी मानकर उन सभी जीवों को भी क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो,
क्षमा के दान से भगवान हमारी झोलियां भर दो। ओ, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा के दान से भगवान हमारी झोलियां भर दो। अनंतानंत जन्मों में अनंतानंत जीवों को, अनंतानंत जन्मों में अनंतानंत जीवों को, पीड़ाएं अनंतों हैं प्रभु हमको अब अवसर दो। क्षमा के दान से दाता हमारी झोलियां भर दो। क्षमा के दान से दाता हाँ इनकी झोलियां भर दो। और देखिए इसके बाद आप का रूप एक दिव्य रूप हो जाता है। और अब आप एक मैं कल्पना कर रहा हूं, देखो नमोकार मंत्र से मैं एक रूप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी माताएं यहाँ पर नमोकार मंत्र से अगर आप में सच में टैलेंट है, मैं कह रहा हूं आप सभी को मैं खुला खुला क्या बोलते हैं इनविटेशन दे रहा हूं। अगर आपने जिसने भी बना के बता दिया तो मैं मान लूंगा कि निश्चित रूप से वो तो बहुत अद्वितीय माँ है। तो चलो शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए अगर आप कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं, अगर आप लोगों का ही ध्यान नहीं रहेगा तो आप दुनिया को क्या सिखाओगे। इसलिए मेरा कहना रहता है आपका फोकस अब इस समय रहना चाहिए कि आगे क्या बोला जा रहा है। तो देखिए अगर ये देखिए सबसे पहले नमो अरिहंताड़म बोलूं तो आपको ऐसा दिखना चाहिए जैसे ये देखो ये नमो अरिहंताड़म, ये सिर का ये वाला हिस्सा नमो अरिहंताड़म। ठीक है, देखो मैं आप सब लोगों की टेस्टिंग लेना चाह रहा हूं। देखो प्रोग्राम का आयोजन मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि हमने अपने हमारी तुलना हमारे से हो, हमने अपने आप को कितना बदल लिया ये हमको साबित करना है। तो देखिए नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म में ये कान तक का जो हेलमेट वाला पोर्शन है पूरा आ जाना चाहिए। नमो सिद्धाड़म में ये वाला पोर्शन आ जाएगा। देखो सिद्ध शिला बन रही है, देखो ये सिद्ध शिला में मेरी देखो जो गर्दन है वो सिद्ध शिला का 0 बन चुका है नमो सिद्धाड़म वाली स्टेज। ऐसा ही बनना चाहिए। और तीसरा जो है दोनों हाथ दोनों भुजाओं से ये वाली स्थिति आना चाहिए। नमो आयरी आड़म, दोनों हाथ नमो आयरी आड़म, नमो आयरी आड़म, नमो आयरी आड़म। और नमो वज्रैण में वी शेप बॉडी जो बनती है, वी शेप के जिसमें छाती सीना पेट पूरा आता है, ये नमो वज्रैणम, नमो वज्रैणम। और नमो लोए सप्तसाउडम में भगवान की पद्मासन मुद्रा बनती है। नमो लोए सप्तसाउडम में भगवान जो दोनों पैर पद्मासन मुद्रा में रहते हैं। तो ठीक है, एक बार फिर से बनाएंगे। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म। हाँ यानी बाहर भी बना सकते हैं। नमो अरिहंताड़म, हवा में प्रतिमा बन गई। नमो सिद्धाड़म। अब देखो नमो आयरी आड़म हाथ, नमो आयरी आड़म हाथ और नमो वज्रैणम के बीच वाला हिस्सा बी से बॉडी नमो वज्रैणम, नमो वज्रैणम देखो ये पीठ वाला हिस्सा नमो वज्रैणम। और नमो लोए सप्तसाउडम में पद्मासन मुद्रा बनाना है। आप फिर भी चुप कर। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म। आयरियाड़म में आचार्य भगवान हाथ से आशीर्वाद देते हैं ना, तो ऐसा नमो आयरियाड़म, ऐसा नमो ये देखो नमो आयरियाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रैणम, नमो वज्रैणम। और नमो लोए सप्तसाउडम में पैर रहेंगे ऐसे। तो सबको समझ में आया क्या? सबको फाइनल 1 2 3 स्टार्ट। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म। हाथों से आचार्य भगवान हाथ से आशीर्वाद देते हैं। हाथ कैसे रहते प्रतिमा के? नमो आयरियाड़म, नमो वज्रैणम,
नमो वज्रम, जैसे ये मध्य का हिस्सा को बनाना है आपको हाथों से, और नमो लोए शब्द साउडम में पद्मासन मुद्रा को बनाना है। देखिए सबको समझ में आया, सबको आ गया क्या? तो देखिए फिर से एक बार, ये फाइनल 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 है, कैलाशपति है आदिनाथ भगवान, हे सम्मेद शिखर जी में बैठे भगवान। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रम और नमो लोए सब साहुड़म। बोलो आप सबने भगवान बनाया क्या? बना लिया। तो आप सभी माताओं जरा ध्यान से सुनो जो मैं कहना। आप लोग कहते हो, समझाते हो बार बार कि अनीस भैया यदि पानी में भी भक्तामर स्तोत्र अगर नमोकार मंत्र लिखो तो उसका सम्मान करना चाहिए। आप लोग बोलते हो कि नहीं? बताओ, बोलते हो ना कि पानी में भी नमोकार मंत्र लिखो तो उसका सम्मान करना चाहिए। तो आप बताइए, आपने हवा में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा बना दी, किसने बनाया प्रतिमा? बताओ आप, किसने बनाया आदिनाथ भगवान की ये प्रतिमा? बताओ। ये देखो आपने बनाया, आपने बनाया, आपने बनाया, आपने बनाया। तो आदिनाथ भगवान की मां कौन हुआ? हुए ना? बोलो, आदिनाथ भगवान की मां हुए ना? तो क्या आपने इस लाल को, जो आपने इतने अद्भुत रूप से जन्म दिया है, क्या अब ये लाल अब लाल नहीं रहा? ये जगत पाल हो चुका है, ये सारे संसार का पालनहार हो चुका है। अब इस भगवान को अष्ट प्रातिहार के ध्यान से सजाओगे कि नहीं? बताइए आप लोग। बनाया आपने, अब ये प्रतिमा जैसे ही सिंहासन बनेगा आपको सिर के ऊपर उठा के रखना है। ठीक है, शुरू करें अष्ट प्रातिहार का ध्यान। आंखें बंद 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 बंद। ओम। देखिए अब ये शरीर कल्प वृक्ष का रूप ले चुका है। और माताएं आप लोग ध्यान रखना, अब आप मंदिर बन चुकी हो, सभी माताएं मंदिर बन चुकी हो। आपने सबसे माफी मांग ली, सबने आपको माफ कर दिया, आपने भी सबको माफ कर दिया। आप मंदिर बन चुके हो और मंदिर में सिर्फ भगवान बैठ सकते हैं। आपके शीश के ऊपर देवादिदेव तीन लोक के नाथ बैठेंगे। और हे माताएं, आपके गर्भ में भी यहाँ पर तो आपके मालूम है तीन सिंहासन विराजमान दिख रहे हैं, तीन सिंहासन। पहला सिंहासन मस्तिष्क, जहां पर तिलक लगाती हो, वहां पर तीन लोक के नाथ आदिनाथ भगवान कमल के ऊपर बैठे। दूसरा सिंहासन गर्भ सिंहासन, जिसमें भविष्य का भगवान बैठा हुआ है। और तीसरा सिंहासन आप खुद हो, जिसमें ये शरीर एक सिंहासन है, जिसमें आपकी आत्मा जो भविष्य की भगवान है वो बैठी हुई है। तो चलो शुरू कर देते हैं। ओम। देखो, बनना चाहती हूँ वाला सवाल अब गया, आप बन चुकी हो। आप जो भी इसको महसूस कर लेगा कि ऐसा हो गया तो उसके साथ वैसा हो जाएगा। आप लोग बस अनुभव करो और बोलते जाइए जैसा बोल रहे हैं। अब देखिए आप कल्प वृक्ष बन गए। अरे तीन लोक कल्प वृक्ष से हो गए, और तीन लोक कल्प वृक्ष से हो गए, और धरती सिंहासन हो गई भगवान, धरती सिंहासन हो गई भगवान। और इधर माता ने अपने आप को कल्प वृक्ष के रूप में बना लिया है। और मस्तिष्क में जहां बिंदी और तिलक लगाती है माताएं, वहां पर तीन लोक के नाथ आदिनाथ भगवान कमल के ऊपर विराजमान है, कमल से भी ऊपर विराजमान है। उच्चैर शोक तरु संसृत मुन्मयूख, मां भाति रूप ममलम भवतो नितांतम, स्पष्टोल्लसत् किरणमास्तितमोपितानम्, बिंबम रवेरिव पयोधर पास भरती। और देखिए थोड़ी देर पहले आपने बनाया था ना, तीन लोक के नाथ भगवान को बनाया था ना। एक प्रतिमा नहीं, चार चार प्रतिमाएं बनाई थी ना। तो चलो मस्तिष्क के सिंहासन पर चतुर्मुखी भगवान की 1008 पंखुड़ी वाले कमल के ऊपर स्थापना कर देते। तो देखिए माताओं, अब जो है ना, अब आपके शिशु के लाल नहीं है, वो तीन लोक के नाथ हैं। श्रद्धा से भक्ति से शीश के ऊपर विराजमान कीजिए।
सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिंबं वियद विलस दंसुलतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः। अरे तीन लोक के नाथ, देखिए आपकी बैकबोन कल्प वृक्ष का रूप ले चुकी है। उस कल्प वृक्ष के नीचे हम मनोकामना करेंगे। हे आदिनाथ भगवान, आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना है प्रभु, जो भी षष्ठ प्रातिहार के ध्यान को कर रहे हैं उनकी वो दिव्य मनोकामना पूर्ण हो भगवान, जिस मनोकामना के लिए यह प्रोग्राम आयोजित किया गया है। हे प्रभु, हे देवादिदेव आदिनाथ भगवान, और देखिए ये सिंहासन प्रकट हो चुका है और इधर देखिए गर्भ सिंहासन भी प्रकट हो चुका है। गर्भ सिंहासन में भी दिव्य भगवान, भविष्य की भगवान आत्मा बैठी हुई है। अरे अपने दोनों हाथों को चमर को बना लो। अरे माथे पर देखो भगवान विराजमान है, अपने दोनों हाथों को चमर बना लो और देखो तीन लोक के नाथ भगवान आपके सामने साक्षात विराजमान है, साक्षात विराजमान है। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्छ सांक सूचि निर्झर वारिधारा मुच्चैस्तटं सुरगिरेर्निवसातिकाम्भम्। देखिए जहां एक और इंद्र और इंद्राणी भगवान का अभिषेक कर रहे हैं आपकी आंखों के सामने, आपके दोनों हाथ चमर बन चुके हैं। अरे छोटू तुम क्या कर रहे हो यार पेट में? ये देखो आपके छुटका और छुटकी ये दोनों भी अपने हाथ से भगवान को चमर ढुलाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे अनुभव तो करो माताओं, ये देखो हिलने की आवाज आ रही होगी। और देखिए इसके बाद 3 छत्र लगाएंगे हम लोग। चलो भगवान साक्षात सामने 3 छत्र लगा लो। छत्रत्रयं तव विभाति शशांककांत मुच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभा प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरकम्। और आसमान में देवताओं का समूह आ चुका है और वो कह रहा है भगवान हमें भी तो कुंडली ध्वनि बजाने का अवसर दो। आप विराजे आंखों के सामने संवेद शिखर में हे भगवान, स्वर्ग लोक से देव बजाए दुंदुभि ध्वनि। सुन लो जनिया गंभीर तारक पूरित दिग्विभागा त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह संग हे तुमको फिर भक्ति के यश सह प्रभादी। अरे बारिशों की छम छम से, अरे बारिशों की छम छम में पुष्प वृष्टि हो रही है। अरे बारिशों की छम छम में पुष्प वृष्टि हो रही है। अरे प्रिय
संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंत्र नरोत प्रपाता दिव्या दिवह पतति वचसा तेरवा। अरे जय 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 जयकार जय जयकार हो रही है। अरे छोटे नन्हे देखिए आपके, हे माता आपके गर्भ में जो शिशु है ना, वो शिशु देखो, अरे मुझसे बोलो थोड़ा धीरे धीरे नाचो भैया, धीरे धीरे, लेकिन दिव्य भक्ति करो बिल्कुल भगवान की। और देखिए इस प्रकार ये दिव्य भक्ति हो रही है। जो भी इस समय समृद्ध वृष्टि को अपने अंदर अपने शरीर में अनुभव करता हुआ पाएगा, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे, सुख प्रकट हो जाएंगे, सुख प्रकट हो गए सुख प्रकट हो जाएंगे, गर्भ के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। और इतना याद रखना, आने वाले कुछ ही समय में आप एक समाचार सुनाओगे कि भविष्य की भगवान आत्मा अद्भुत रूप से मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है। ओम शुंभत् प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति रोदत्यतिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। और भगवान की दिव्य ध्वनि में यही आवाज आ रही है कि इस समय भरत क्षेत्र में और दुनिया भर में जो जो भी भक्तामर कैस्ट प्रातिहार के ध्यान को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और भगवान की जो सम्मेद शिखर में त्रियोग आश्रम में जो शांति धारा चल रही है, उसमें अनुभव करें कि जिन भगवान को अभी आपने जन्म दिया था, वो भगवान का वहां पर देव अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक हो रहा है भगवान का। और थोड़ी देर के लिए ही सही वो भाव तो लाइए कि आप वही माँ है जिन्होंने भगवान को जन्म दिया है, आप भगवान की माँ है। बार बार सोचिए, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ, मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ। सोचिए तो सही, भगवान आदिनाथ की माँ हूँ। और ये देखिए वो दिव्य भगवान का अभिषेक चल रहा है, शांति धारा चल रही है, अद्भुत शांति धारा। ये शांति धारा भगवान के ऊपर हो रही है, लेकिन आपके जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को, परेशानियों को दूर कर रही है, दूर हो चुकी है। परिताप वर्ग गम मार्ग विमार्ग सद्धर्म तत्व कथनई कपटो स्त्रीलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य। हे माता, हम जानते हैं कि आपने दिव्य भगवान को जो मस्तिष्क के ऊपर बैठा ले रखा है, आपने माँ अपने शिशु को जितना प्यार करती होगी, उस प्यार से 108 गुना ज्यादा उन भगवान से प्यार किया है, जिन्हें आपने अपने मस्तिष्क के ऊपर विराजमान किया था। हे माता, उन भगवान ने आपके गर्भ में जो शिशु हैं, उनको भी दिव्य आशीर्वाद दिया है। और सभी माताओं को यह आशीर्वाद प्राप्त है कि आपके गर्भ में दिव्य शिशु, जो माताएं संतान की इच्छुक हैं, उन्हें जरूर प्राप्त होंगे, जरूर प्राप्त होंगे, जरूर प्राप्त होंगे। अब देखिए भगवान यहाँ से अब कैलाश पर्वत की ओर, तो अभी तो देखो सम्मेद शिखर की ओर जा रहे हैं भगवान। देखो माता, अब भगवान दिव्य वैराग्य को प्राप्त होकर दीक्षा के पथ पर निकल चुके हैं। ये सारी की सारी माताएं आंखों में आंसू लिए बार बार कह रही हैं, भगवान त्रियोगाश्रम अगर पहुंच रहे, और माता कह रही है, अरे उड़ चला पंछी देखो हरी भरी डाल से, रोको रोको कोई मुनि को बिहार से, रोको रोको कोई प्रभु को बिहार से। और गर्भ में जो बच्चा है वो अपनी मम्मी को कह रहा है, माँ सुनो तो, माँ आदिनाथ भगवान जा रहे हैं, माँ मेरे बड़े भैया हैं, उनसे कहो तो माँ की थोड़ी देर और रुके। लेकिन भगवान तो अपने अंतिम ध्येय के लिए निकल चुके हैं। और देखिए सभी को कह रहा है बच्चे की माँ, भगवान के पीछे पीछे हम लोग भक्ति करते हुए तो चलते हैं। और देखो सभी चल रहे हैं, अरे रोको कोई प्रभु को बिहार से, उड़े चला पंछी देखो हरी भरी डाल से।
माँ का ये अद्भुत प्यार है। अब ये माँ ये समझ चुकी है कि भगवान ने दिव्य आशीष दे चुकी और अब तो वो दिव्य संतानें आने वाली जो अद्भुत रहेंगी। और वो भगवान ने जिन गुणों को इस संसार में बिखेरा उन गुणों को वो माता ने अपनी दी हुई संतानों में पाए। जहां जहां भी प्रभु है पढ़ते चरण प्रभु की रखते, प्रभु चरणों के रखने पहले देव शरण कमल को रचते। अरे जहां जहां भी प्रभु जी हाँ कदम अपने यहाँ रखते, कदमों के पहले ही महादेव स्वर्ण कमल को रचते। ऐसे प्रभु को जन्म दिया वो माता मंगलकारी, ऐसे प्रभु को जन्म दिया वो माता मंगलकारी। मनीष कर रहा नमन यहाँ पे और मरुदेवी मात हमारी। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। और महसूस कीजिए कैलाश पर्वत से दिव्य किरणें आ रही हैं और चारों ओर से आपको प्रकाशित कर रही हैं। नमो सिद्धाणम 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 नमो सिद्धाणम। देखिए सामने शिखर से भगवान जी के टोंक से चारों तरफ से दिव्य किरणें आ रही है। नमो सिद्धाणम 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 नमो सिद्धाणम। और हे माताओं आपके गर्भ में देखिए दिव्य ओम बन चुका है। ओम 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 सौभाग्यम कुरु कुरु, ओम शांतिम कुरु कुरु, ओम सुख वृद्धिम कुरु कुरु, ओम संतान सुख वृद्धिम कुरु कुरु, ओम सौभाग्य वृद्धिम कुरु कुरु, ओम यश वृद्धिम कुरु कुरु। ओम नमो हरिहत्ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोये सब सावगम ऐसो पंच नमो कार सब पावक पणसणु मंगलाणम च सभ्यसिम पद्मम होई मंगलम। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय हो, भगवान की दिव्य शांति धारा की जय हो। भैया बहुत ही सुंदर हीलिंग और ध्यान मैं सभी को बताना चाहती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर रुचिता आचार्य जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर रुचिता आपको मैंने को होस्ट बनाया है, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचिता। मैं डॉक्टर रुचिता के बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ। डॉक्टर रुचिता सूरत की बहुत ही फेमस गायनाकोलॉजिस्ट है और ये बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही है सूरत में। फॉर 10 years शी वॉज अ गायनाकोलॉजिस्ट इन सूरत सिविल हॉस्पिटल और अभी वो खुद का क्लिनिक ऑपरेट कर रही हैं वेसू में और बहुत सारे पेशेंट्स इनके पास जाते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, मेरी भी गायनाक है वो, मेरी सेकेंड डिलीवरी डॉक्टर के पास ही हुई है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इन्होंने हैंडल किए हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि आज कुछ एक क्वेश्चन आ रहा है कि आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबके वो डेफिनेटली आंसर होने वाले भैया और डॉक्टर से। हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि केतन शाह है मुंबई के, उन्होंने उनकी वाइफ ने 5 बार आईवीएफ करवाया, मिसकैरेज हुआ है। शी इज अराउंड 90 kgs फॉर कंसीविंग, कृपया बताइए। सबको जय जिनेंद्र मेरी तरफ से। जय जिनेंद्र डॉक्टर रुचिता। अपना परिचय दे पहले। हाँ, इनका क्वेश्चन क्या था साक्षी? डॉक्टर इनका था कि इनकी वाइफ ने 5 times IVF ट्राई किया है बट मिसकैरेज हुआ है आफ्टर गेटिंग प्रेग्नेंट एंड शी इज 90+ इन वेट और कंसीव करना है, तो थोड़ा गाइड कीजिए। उनकी एज क्या होगी?
केतन जी, आपकी वाइफ की एज क्या है? मैं आपको अनम्यूट करूं केतन जी? एक सेकेंड। केतन जी, आप अनम्यूट कीजिए ना प्लीज। साक्षी, लगभग कितनी माताएं आई होंगी अभी? अभी भैया टोटल 183 हो गए, मैंने 65 के बाद में काउंट करना छोड़ दिया। अब ऐसे भी देखो ना, डॉक्टर रुजुता जी के नाम में जो आरयू है ना, ऋषभ ऋषभ बोलते हैं गुजराती में, आदिनाथ भगवान के नाम के पहले 2 अक्षर से, तो निश्चित रूप से बहुत दिव्य लाभ होने वाला है। केतन जी, प्लीज आप अपना क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, मेरी वाइफ की एज 43 इयर्स है डॉक्टर। ओके। और मतलब हमने आईवीएफ ट्राई किया, बट 2-3 बार मिसकैरेज हो गया प्रेग्नेंट होने के बाद, ठीक है, ठीक 5 है, मंथ्स 6 मंथ्स में। ठीक है। और हम मुंबई रहते हैं। ओके। और वाइफ की 43 इयर्स है, मैं 44 है, और हाँ शादी जी, को 12 साल हो गए। ठीक है। और भी कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको? डायबिटीज है, प्रेशर की तकलीफ है, थायराइड है? नहीं, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, बस खाली वेट उनका ठीक है। ज्यादा है। ओके। और थोड़ा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम रहता है, एसिडिटी ठीक है, बहुत हो रही है। ठीक है। मिस कैरेजेस उनके कितने मंथ्स पे हुए? आपने बोले 5-6 मंथ पे? हाँ हाँ, फिफ्थ 6 मंथ में मिसकैरेज हो गया। मतलब वो कंसीव हो रही हैं लेकिन मिस कैरेजेस हो रहे हैं। एम आई हाँ राइट? जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। राइट, ठीक। राइट। कितनी तो एक प्रेगनेंसी? बार क्या हुआ था, हाँ। लास्ट प्रेगनेंसी में जो अम्बिकल कॉर्ड होता है ना, वो हाँ। बच्चे के गले में पूरा ये, यस, यस। तो ओके। उसके कारण रह नहीं सका। तो वो हार्ट बीट अंदर ही बंद हो गई बच्चे की, हाँ हाँ, हाँ और जी, फिर हाँ जी। डिलीवरी करवानी पड़ी थी? हाँ, डिलीवरी फोर्सफुली करनी पड़ी, ठीक है। वो बिकॉज ट्विंस बेबी थे? वाज डेड इनसाइड। नहीं, सिंगल थे, सिंगल सिंगल ही थी? ठीक है। ये प्रेगनेंसी सिंगल फीटस थे। कितने साल पहले, जो आपने जो लास्ट हिस्ट्री बताई, वो कितने साल पहले थी? ये हो गया करीब 1 साल होने आया अभी। ठीक है, ठीक है। देखिए, इसमें ऐसा है कि कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स काफ़ी सारे हैं आपकी वाइफ में, बराबर? जैसे आपने बताया कि 90 प्लस मतलब ओबेसिटी तो हो ही गई, प्लस एज फैक्टर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। शी इज़ 43, बराबर? कंसीव तो आपका हो रहा हाँ। है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एग बिगड़ती जाती है। जैसे 35 के ऊपर की एज हुई लेडी की, हम्म। उसकी एग की क्वालिटी एज़ वेल एज़ क्वांटिटी डिक्रीज़ होने लगती है। सो चांसेस ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी हम्म। बहुत ही कम हो जाते हैं, राइट? अच्छा। स्टिल आई वुड ओके। सजेस्ट कि कंसीव तो वो आईवीएफ से कर रही है। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो कॉर्ड की वजह से आपका बेबी गया, बट शी कैन स्टिल डेफिनेटली हम्म। ट्राई। ऐसा आपकी हिस्ट्री से बट डॉक्टर, अभी हम लोग ने यहाँ दिखाया ना, तो एक्चुअली हमने डोनर का एग लिए थे, तो उनका एग वीक है। डॉक्टर रुचिता, आप हैंग हो गए, शायद उनको कोई कॉल आ गया होगा। ओके। भैया, आप इसमें बताना चाहेंगे? हाँ डॉक्टर मैं तो रुचिता, वी एम आई कैन। ऑडिबल? हाँ, यस यस, यू आर एम आई ऑडिबल। ऑडिबल? यस यस। यस, ओके। भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? केतन जी बताइए। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि हमने डोनर का एग लिया था, मेरी वाइफ ओके, का एग थोड़ा वीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, तो हमने हमने इक्सी कराया था ठीक है, यहाँ बॉम्बे में। यस। तो अभी आगे कैसे बढ़े, अभी वाइफ की हिम्मत नहीं हो रही है कि आईवीएफ करने के, बिकॉज ऑलरेडी शी हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ आई कैन ट्रबल। अंडरस्टैंड दैट, आई कैन 6 अंडरस्टैंड टाइम्स, दैट। 5 to 6 यस, टाइम्स आईवीएफ ऑलरेडी हो गया है। बिल्कुल स्ट्रेस फैक्टर बहुत ही ज़्यादा होगा। अगर हाँ। दूसरा ऑप्शन मैं आपको समझाऊँ तो वो होगा अडॉप्शन। ओके। इफ एज अ कपल यू बोथ आर रेडी, तो वो सोसाइटी के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, एंड फॉर योर वाइफ्स हेल्थ ऑल्सो दैट वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर वो आईवीएफ से डरती है या नहीं आगे करवाना चाहती है, बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है आईवीएफ, दैट वी ऑल राइट। नो। यस, तो यस। ये एक बीच का रास्ता है, आप अडॉप्शन के बारे में भी सोच सकते हैं। ओके। बाकी ऐसी हिस्ट्री उनकी नहीं है कि शी कैन नॉट कंसीव। आपको और ज़्यादा मॉनिटरिंग, प्रेगनेंसी में रेगुलर फॉलोअप्स वगैरह आप रखेंगे तो शायद ऐसे मिसहैप्स अपन अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, ओके।
तो नॉर्मल में करें डॉक्टर के फिर से आईवीएफ ही करें, वही अभी आईवीएफ सोच की रहे हैं। नॉर्मल में कोई चांस नहीं है। अच्छा, अगर आप खुद का चाहते हो तो आप टाइम वेस्ट मत करो। ओके बिल्कुल। ओके। तो या तो फिर वापस आप डोनर एक्स ही करा सकते हो या तो थिंक ऑफ एडॉप्शन। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके ओके ऐसे डॉक्टर, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ओके, डॉक्टर थैंक यू जिन्होंने थैंक यू। कंसीव तो किया है मैं बट उनका मैं मिसकैरेज कहना हुआ। चाहूंगा, बिल्कुल भैया बोलिए। साक्षी जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। नागपुर में अभी 2-2.5 साल पहले की बात है, 48 ईयर्स की एज है उनकी भाभी, और उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की साधना बहुत अच्छे से करी। अगर मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी तरीके से, जैसे एक चेक में अगर आप लिख देते हो ना कि ये चेक 1 करोड़ रुपए का चेक दे रहा हूं, तो उसी समय आपकी हार्ट बीटिंग बढ़ने लगे। और अगर आप लिख दोगे ना ओनली 1 करोड़, तो उसी समय उस चेक को आप उसके लेवल में ला के रख दो। तो कभी भी एजिंग इफेक्ट को ना अगर अपने दिलो दिमाग पे आप जितनी हावी कर दोगे, तो उस समय वो आपको खाने लगेगा। तो एक मेरा ये मानना है रहता है, देखिए 48 ईयर्स की एज में उन्होंने शादी के 20-22 साल के बाद पहली बार लड़के को जन्म दिया। भक्तामर स्तोत्र के उन्होंने 9वें 20वें नंबर के श्लोक की साधना करी थी। देखो डॉक्टर जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, डॉक्टर टेक्निकली रूप से कहीं भी गलत नहीं है, वो 1-1% सही बोल रहे हैं। लेकिन इसके जो बियॉन्ड हिस्ट्री जो रहती है ना, जैन दर्शन ये मानता है कि पूर्व जन्म के भी कुछ कर्म रहते हैं। पता चला कि हमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं कि जिसके कारण हमने लोगों के संतानों के आने में कहीं ना कहीं हमारे द्वारा अगर मुश्किलें पैदा हुई हैं, तो अगर हम सोच रहे हैं कि पत्तियों को पानी देकर हम पेड़ को हरा भरा कर लेंगे, तो ये असंभव है। इसके लिए हमें, भैया मेरी एक प्रार्थना को आप जरूर करें कि हम बार बार आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करें। मेरा कहना है मुझे बच्चा नहीं हो रहा है ये सोच के रोने का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज को फील करने का है कि हे भगवान, यदि मैंने किसी के संतान के सुख को यदि जाने अनजाने में कम किया होगा, पता चला कोई पिछले जन्म में डॉक्टर था, पता चला आ रहे लोग बोल रहे हैं कि मैडम पीरियड टाइम पे नहीं आ रहे हैं, और उनको दवाइयां दे रहे हैं होम्योपैथी की, तो ये वो, और उससे क्या हो रहा है कि उनको जो बच्चा आने वाला भी था वो भी उतर जा रहा है। तो देखो ऐसे कई प्रकार के बहुत सारे रीजन आते हैं, क्या मालूम हम लोगों ने किस टाइप का अपराध करके है। तो एक बार मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि एक बार आंसू उनके लिए बहाओ कि हे भगवान, जाने अनजाने में मैंने, मेरी वाइफ ने, क्या मालूम किसके बच्चे के जीवन के सुख को छीना था। हे भगवान, उन्होंने कैसा महसूस किया होता। हे प्रभु, हम उन सबसे क्षमा चाहते हैं, उन्हें सुखी करें, उन्हें सुखी करें, उन्हें सुखी करें। और मैं कहता हूँ कि वहां से निगेटिव रेज आना बंद होगी, और आप यहाँ देखना, आप जो ट्रीटमेंट कराओगे उसमें कभी विघ्न नहीं आएंगे, और आने वाले समय में आपके घर में निश्चित रूप से, हम तो पॉजिटिव हैं यार, हम तो किसी भी स्थिति में हाँ जी, हाँ जी। जिंदगी बदल सकती है। और ईश्वर की कृपा जो है कभी वो कर देती है कि पता चला यही अपनी डॉक्टर मैम है, पता चला इन्हीं का हाथ से कुछ ऐसा योग लग जाएगा कि दिव्य संतान आपके घर में आ जाए। इसलिए हिम्मत नहीं आना है और डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि यदि आप डिप्रेस होते हो ना, तो सिर्फ शरीर ही नहीं खोते हो, आपका बीपी, आपका मेंटल बैलेंस, ये आपको बुढ़ा होने के लिए मजबूर कर देगा। बिल्कुल, साइंस एंड बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी गो हैंड इन हैंड। थैंक यू सो मच डॉक्टर एन भैया। यहाँ पर है ना हमारे पास यही सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बहुत बार काफी लोगों ने आईवीएफ ट्राई किया है 3 बार 4 बार, लेकिन उनका कंसीव होकर भी वो मिसकैरेज हो गया है। तो वो सब पूछ रहे हैं कि इसके क्या रीजंस है कि कंसीव तो हो रहा है लेकिन हमारा मिसकैरेज हो रहा है, और साइंटिफिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 4th मंथ में मिसकैरेज हो गया, 3rd मंथ में मिसकैरेज हो गया, 3 बार हमने करवाया है बट मिसकैरेज हो गया है। 32 एज है, कंसीव नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर 2 बार मिसकैरेज हो गया है 4 साल पहले रूबेला इन्फेक्शन से, तो इसके क्या रीजंस होते हैं मिसकैरेज के? साक्षी, मिसकैरेजेस के बहुत सारे रीजंस हैं और सबसे कॉमनेस्ट जो रीज़न है वो है जेनेटिकली एबनॉर्मल फीटस। अगर बच्चा जेनेटिकली एबनॉर्मल है तो 30% ऑफ प्रेगनेंसीज कैन बी लॉस्ट, बराबर।
तो इसलिए हम जो बोलते हैं कि भाई एजिंग इफेक्ट मेनली क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब एजिंग से क्या होता है, जो हम क्वालिटी ऑफ एग जो बोलते हैं, व्हाट इज दैट बेसिकली, है ना, वो जेनेटिक प्रॉब्लम इन द फीटस। अगर बेबी ही एबनॉर्मल बना है तो फिर वो प्रेगनेंसी आगे लास्ट करना बहुत ही मुश्किल है, और अगर लास्ट करती भी है तो भी सडनली इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, मतलब कि बच्चा अंदर ही गर्भ में भी वो खत्म हो सकता है, आगे भी कई कॉम्प्लिकेशंस या कॉम्प्लिकेटेड बेबीज डिलीवर होते हैं। और नेचर्स कोर्स में ही ऐसा है कि अगर बेबी एबनॉर्मल है तो मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज फर्स्ट 3 मंथ्स में अपने आप ही गिर जाती हैं, बराबर। साइंटिफिक कॉजेज में सबसे इम्पोर्टेंट कॉज यही है। और अगर आप आईवीएफ करवा रहे हो तो बिफोर, अगर 3 आईवीएफ फेल हैं तो डॉक्टर डेफिनेटली उसमें एम्ब्रियो जब इम्प्लांट करते हैं उससे पहले उसका जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं, उसको हम पीजीडी बोलते हैं। तो आप जेनेटिक टेस्टिंग करा के वो एम्ब्रियो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो जेनेटिकली नॉर्मल है, और अगर ऐसे एम्ब्रियो हम इम्प्लांट करते हैं तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी आगे ग्रो कर सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। किसी एक का है, जनरली आईवीएफ से रिलेटेड ही है। सबका 6-7 वीक्स में मिसकैरेज हो रहा है और साइंटिफिकली कोई रीजन नहीं है, कंसीव नहीं हो रहा है बार बार, तो आई गेस वही रीजन होगा जो आप बता रहे हैं। सारे रीजंस होते हैं, और साक्षी 30 to 40% केसेस ऐसे होते हैं जिसको हम इडियोपैथिक बोलते हैं। इडियोपैथिक मतलब के कोई रीजन नहीं है, सारे इन्वेस्टिगेशंस हो चुके हैं, ऑल द इन्वेस्टिगेशंस इन द वर्ल्ड, ऑल इन्वेस्टिगेशंस आर नॉर्मल, येट 30% और 40% ऑफ केसेस में वी हैव नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो वी आर ऑल्सो हेल्पलेस इन दोज केसेस। तो अच्छा यही है कि हमको एक साइंटिफिक रीजन मिले, एक कॉज मिले, तो मैं अपने पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सकती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली 30-40% केसेस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। फिर वहां पे वो स्पिरिचुअलिटी वाली बात आ जाती है कि वो 30-40% पेशेंट्स में। मैम अभी मैंने ये 30-40% वाले केसेस को हमने देखा कि उनका कहना है कि हम में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। तो जस्ट उनको मैंने सिर्फ एक ही चीज कहा कि जो पहले 3 महीने जो रहते हैं, पहले मैंने आपके चावल के दाने के आकार का बच्चा, बेचारे की टिक टिक भी कितनी बड़ी होती होगी, और उस बच्चे को अगर आप किसी बड़े पेड़ के पास जाओ और बार बार अगर आप उसके पास जाके बोलोगे कि मुझे इस पेड़ को काटना है, मुझे इस पेड़ को काटना है, तो देखोगे उसको कितना भी पानी दोगे ना तो वो जो पेड़ है वो सूख जाएगा। ऐसी रिसर्चों में भी बताया है कि इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बार बार ऐसा करने का। तो अगर आपके अंदर दुनिया भर का टेंशन चल रहा है, तनाव चल रहा है, परेशानियां चल रही हैं, आप अपने व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो आप जो है ना अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही हैं, आप अपने गर्भ का भी टेम्परेचर बढ़ा रही हैं, और आपकी पूरी फीलिंग जो है ना वो बच्चे के टच में है, तो इस कारण वो वहां सर्वाइव कर ही नहीं सकता। सबसे पहले किसी भी चीज में आपको अपने आप को पीसफुल रखना पड़ेगा, एकदम किसी भी प्रकार के क्रोध का त्याग करना पड़ेगा, सब पे क्षमा भाव रखना पड़ेगा, दया करुणा प्रेम वात्सल्य को रखना पड़ेगा। हे भगवान, आज के बाद में किसी का बुरा नहीं सोचूंगी, किसी का बुरा नहीं करूंगी, किसी का निंदा नहीं करूंगी, किसी की निंदा सुनूंगी नहीं, और अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से सामान्य और अद्भुत रूप में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो चीज दी गई है उसके लिए वो एटमॉस्फेयर देना आपका काम है। डॉक्टर हर चीज नहीं दे सकता। आपको उन तनावों से, उन स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, और जैसे ही स्ट्रेस दूर होंगे ना, तनाव दूर होंगे ना, तो शरीर भी अपने आप में, गर्भ भी उस बच्चे के लिए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा और वो बच्चा आएगा। मैम आपको मैं एक आध बार अपने ग्रुप में लाऊंगा, बताऊंगा, रोज 1-2 माताएं ऐसी आ रही जिनको थोड़ा सा हम लोग बताते हैं पॉजिटिविटी, और हम उनको हर पल यही बताते हैं कि मुस्कुराती माँ खिलखिलाता बच्चा। बिल्कुल, रोती हमारे क्लिनिक्स में भी हम काउंसलिंग सेंटर इसीलिए चालू कर रहे हैं, या एंटीनेटल क्लासेस इसीलिए एडवोकेट करते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, स्ट्रेस फ्री जिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, ताकि कॉम्प्लिकेशंस भी कम रहे, अच्छे से आपकी प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ अच्छे से मेमोरेबल जर्नी आप करें।
भैया मैं एक मैम मैंने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ डॉक्टर के साथ कि डॉक्टर इज वन पर्सन जो इतनी पॉजिटिविटी भरती है मन में। जब भी आप प्रॉब्लम लेकर जाओ, उनका फर्स्ट सेंटेंस होता है तो क्या हो गया, होता ही है, तो क्या हो गया, होता ही है, उसका टेंशन नहीं लेना। मतलब डॉक्टर भी और उनकी मदर भी दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और हर बार वो वही बोलती है, कुछ नहीं होता, होने ही वाला है, कुछ नहीं होता, होने ही वाला है, इतना क्या टेंशन लेना। तो वो इतनी पॉजिटिविटी भरती है मन में, वो तो मतलब बहुत मजा आ जाता है उनसे बात करके, हमेशा एकदम दिल हल्का हो जाता है। और जैसे आप इतनी पॉजिटिविटी भरते हैं भैया, वैसे ही डॉक्टर भी भरती है। और मुझे सब लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्लीज डॉक्टर का नंबर शेयर कीजिए। डॉक्टर, कैन आई शेयर योर नंबर? या श्योर। थैंक यू सो मच। किसी और को? नैन्सी जी, आपने हैंड रेज किया है। हाँ, नैन्सी जी का कल का बहुत, मैम नैन्सी जी की आपको जानकारी जरूर सुनना चाहिए, नैन्सी जी को जरूर लाइए। नैन्सी जी, हाँ नैन्सी, आप अपना अपना केस बताएंगी क्या मैम को? आज हमारे हाँ हाँ भैया, बोलिए नैन्सी। हाँ एक्चुअली मेरा 2019 में मैंने आईवीएफ करवाया था, और 2018 दिसंबर में करवाया था, ठीक है। That was the फिर first IVF? हाँ हाँ हाँ, और Okay. वो सक्सेस हो गया था। लेकिन 2019 में 6 मंथ के बाद, 6 मंथ में 4 मंथ में मेरा वाटर ब्रेक हो गया था। फिर 2 मंथ्स कैसे कैसे आपको मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी थे कि सिंगल था? ट्विंस थे। ट्विंस थे, ओके। हाँ, फिर 6 मंथ तक वो, फिर 6 मंथ के बाद नहीं सर्वाइव हो पाया। राइट। फिर मई 2019 में ही मेरा डिलीवरी हुआ था, लास्ट ईयर 2019 में। ओके। और फिर 2020 में ही मई 26 को सेम मंथ में मुझे पता चला कि मैंने नेचुरली कंसीव किया। कर लिया, ओके गुड। हाँ, और मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात थी कि मतलब मैंने फिर से स्टार्ट कर लिया था आईवीएफ का ट्रीटमेंट। मैं मार्च 17 को ही ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी। नैन्सी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो। हाँ बोलिए। मैंने मार्च में ही फिर से स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट। हाँ, अभी कितने वीक्स और प्रेगनेंसी है? अभी मेरा 7th मंथ चल रहा है। 7th मंथ है। एवरीथिंग इज गोइंग हाँ। फाइन दिस टाइम? हाँ, थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। लाइक 5th मंथ में मुझे पता चला था कि बेबी थोड़ा सर्विक्स मेरा कम हो गया था, 2 सेंटीमीटर ही हो गया था। तो फिर मुझे स्टिच आई थी। ओके। फिर उसके बाद वो स्टिच की वजह से ही शायद मुझे यूटीआई का प्रॉब्लम हुआ है थोड़ा। राइट, तो ओके। उसके लिए मुझे इंजेक्शंस लगा था, एक अमिकासिन करके लगा था। तो वो अभी 6 मंथ में ही लगा था मुझे। और फिर अभी मेरा चल रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है। फॉस्फोसिन करके एक सैशे मिला था मुझे, और एक यूटीआई फ्लश करके एक मेरा सैशे चल रहा है। बिल्कुल। तो 2-3 दिन के बाद मुझे फिर से वो टेस्ट करवाना है यूटीआई का। राइट। तो वही डॉक्टर, ये सब इंजेक्शंस वगैरह ये सब ले सकते हैं ना? सेफ रहता है ना? एमिकासिन। प्रेगनेंसी में हम ऐसे ही इंजेक्शंस देते हैं जो बच्चे को हानि ना पहुंचाए। हाँ। है ना? तो काफी सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में हम अवॉइड ही करते हैं। वी जस्ट गिव यू द सेफर वर्जन। तो वो आपकी डॉक्टर को पता ही होगा, उसके हिसाब से ही वो आपको ट्रीट कर रही होगी। बाकी डॉक्टर, इसका और कोई ट्रीटमेंट जो कि मैं घर पे कर सकूं वैसा? यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए क्रैनबेरी जूस जो है, वो क्रैनबेरी आपको पता होगा, उसके जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो काफी हद तक जो ई कोलाई करके बैक्टीरिया होता है जो यूरिनरी इन्फेक्शन करता है, उसको थोड़ा सा सप्रेस करने में अपने को हेल्प कर सकता है। अदर थिंग इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स। खूब ज्यादा आप पानी पियो, बराबर। कोकोनट वाटर ले सकते हो। ये सब चीजें हाँ ब्लैडर को फ्लश आउट करती है, और थोड़े बहुत अगर माइनर बैक्टीरिया हो गए तो इट विल बी टेकन केयर ऑफ। हाँ, बट मेरे साथ बहुत एक तरीके से मिरेकल ही हुआ था। मतलब मैं मार्च में ही मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया था, और फिर 17 मार्च को मैं वापस आई अपनी जगह। फिर 22 को लॉकडाउन हो गया था पूरा, और मेरे को डॉक्टर ने नेक्स्ट मंथ फिर से बुलाया था अप्रैल में। तो लॉकडाउन की वजह से तो हम लोग सबको ऐसे ही डर गए थे। देखो लॉकडाउन में बहुत सी ऐसी मिरेकल्स बहुत सारे हुए हैं। आई सपोज के कपल्स को घर पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने का टाइम मिला, स्ट्रेस फ्री रहे, ठीक है। तो नेगेटिविटीज के साथ साथ पॉजिटिविटी भी काफी कुछ मतलब मिली है अपन को लॉकडाउन में।
फिर मैंने अनीश भैया को ही मैसेज किया था, 19 मई को ही मैंने उनको मैसेज किया था, अपना पूरा केस बताया कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे मतलब IVF में ऐसा हुआ, 6 मंथ के बाद मिसकैरेज हो गया, तो मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो भैया ने ही मुझे लिखा था पूरा प्रॉपर, आज भी मेरे पास वो मैसेज है, भैया ने लिखा था तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली है, ऐसे करके। 19 मई को ही मैंने उनको लिखा और 23 का मेरा टाइम था, तो मेरा 2-3 दिन ऊपर हो गया था। तो फिर मैंने डॉक्टर को फोन की, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम एक बार टेस्ट करके देखो, पर लेकिन मुझे तो सबने मना कर दिया था कि नेचुरली होगा नहीं, तो मैं एक बार डर गई कि मेरा पीरियड ऐसे कैसे ऊपर हो गया। फिर मैंने 25 को ही रात के 1:30 बजे मैंने टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया, मतलब एकदम शॉक्ड हो गई थी। फिर मैंने वापस से भैया को मैसेज किया कि भैया ऐसा ऐसा है, मेरा पॉजिटिव है। तो मैं बहुत खुश हुई थी उस समय। वो ये मेरे साथ हुआ था, भैया ने मुझे आशीर्वाद दिया था। थैंक यू सो मच नैन्सी जी। एक और क्वेश्चन है, आई एम ड्यूरिंग 7th month, आई गॉट लिटिल ब्लड स्टेन वंस इन दिस वीक, आई एम नॉट फीलिंग एनी पेन, इज दैट नॉर्मल? ये है रुचि जैन का। हाँ रुचि, आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवाए हो? एक सेकेंड ना, मैं रुचि जी को अनम्यूट करती हूँ। रुचि जी प्लीज अनम्यूट कीजिए और वीडियो भी ऑन कीजिए, अगर कर सकते हैं तो। आपको स्पॉटलाइट पर ले सकती हूँ मैं, रुचि जी? चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रुबेला इंजेक्शन, रुबेला IgG पॉजिटिव आया, क्रॉनिक पास्ट इन्फेक्शन आया, मेरे बेबी को इफेक्ट तो नहीं करेगा ना? 7th month चल रहा है। नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। IgG इज जस्ट सजेस्टिंग पास्ट इन्फेक्शन, इसकी वजह से ये प्रेगनेंसी में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, डोंट वरी। अच्छा, 3 months बैक अबॉर्शन हुआ था, 15-20 डेज, एक सेकेंड कहाँ गया वो क्वेश्चन? 15-20 डेज बाद कंसीव करने के 15-20 डेज बाद अबॉर्शन हुआ था और अभी तक कोई पीरियड्स नहीं आए हैं। अबॉर्शन 20 डेज बैक ही हुआ है ना? नहीं, 3 months बैक अबॉर्शन हुआ है, 15-20 दिन कंसीव को हुए थे और उसके बाद अबॉर्शन हुआ था। तो 3 मंथ से अभी तक पीरियड नहीं आए थे? हाँ, आई एम नॉट अलाउड टू टेक पीरियड नहीं आए हैं। हाँ डॉक्टर, 3 months से पीरियड्स नहीं आए हैं, तो व्हाट शुड आई डू? नहीं आए हैं, हाँ, टेस्टेड। हाँ, उसको एक अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ेगी, गायनेक को दिखाना पड़ेगा। अच्छा, IMH वैल्यू इज 0.022, कैन आई कंसीव नेचुरली? AMH होगा। He wants to conceive naturally. कैन आई कंसीव नेचुरली? जो AMH इंडिकेटर है, इट सजेस्ट कि आपकी ओवरीज में कितने एग्स हैं। तो AMH अगर लेस देन 1 है और इनका तो 0.0 है, तो बहुत कम है, तो नेचुरली कंसीव करने में तो इट्स लाइक टाइम जा सकता है। और मेडिकली हम लो AMH भी ज्यादा वेट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एग का क्वांटिटी भी कम होगा और क्वालिटी भी बहुत कम होगा। अगर उनका एज फैक्टर भी साथ में है, तो इट इज बेटर गेट she starts with a proper 30. She's 30. She has to get proper treatment for that. Naturally conceive करने के चांस बहुत ही कम है। अच्छा, IUI करवाया था और दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई थी, बट 2.5 महीने हो गए, गर्भ का पानी हो गया, इससे क्यों? और उसके बाद 2 बार करवाया पर नहीं। I am not able to get this question. निकिता जी से लिखा नहीं है। हाँ, बेबी अपसाइड डाउन है। शायद एक IUI में उन्होंने कंसीव किया, दैट वाज मतलब नॉट सक्सेसफुल, वो टर्म तक नहीं गई प्रेगनेंसी, ऐसा ही है ना? हाँ, probably I am not getting the question. उसके बाद 2 बार और IUI करवा चुकी है, बट रिजल्ट नहीं मिले। बट एक IUI से she had conceived, so probably she can try for more IUIs. Fine. Okay. सुषमा जी का क्या क्वेश्चन है? जस्ट अ मोमेंट डॉक्टर। ज्यादा है ना, तो आप उन्हीं को अनम्यूट करो, आपके बाजू में ना कुछ वर्क चल रहा है, उसकी आवाज बहुत ज्यादा। हाँ भैया,
भैया तो आप मैं डायरेक्ट जो है ना जिसका सवाल है उसको स्क्रीन पे ला दो तो वहाँ क्लियर साउंड सुनाई मेरा एक्चुअली ऊपर फ्लैट में काम चल रहा है। संगीता आंटी या मंजू आंटी आप प्लीज हैंडल कीजिए। भैया आप देखिए ना प्लीज एक बार। अगर सुनीता दीदी होंगी तो वो भी आ सकती हैं, या हम आयुषी अगर आप हो तो आयुषी। नहीं तो आप ही बोलिए, आप बोलते जाइए और उन लोगों को आप अनम्यूट करिए। मोबाइल पे हूँ। भैया आयुषी है, आयुषी प्लेन है। आयुषी का अनम्यूट करूं, को होस्ट बना दूं? आयुषी से 1 मिनट पहले उसको अनम्यूट करो। आयुषी, गरिमा हो सकती है, आयुषी हाँ होंगी। भैया। हेलो हाँ भैया मैं हूँ। आयुषी बेटा, देखो ना क्वेश्चन आंसर इन लोगों के। ये भक्तामर गर्भ संस्कार समूह में आयुषी, गरिमा ये पूरी माताओं का ध्यान रखती हैं। तो आयुषी ये क्वेश्चन आप मैम को बताइए ना, वहाँ आवाज आ रही साक्षी जी के पास से, बताएंगे आप? हाँ हाँ भैया। कहाँ आप स्क्रीन पे आओ जरा। हाँ, ये कोडरमा से है, बिहार से है आयुषी जी। हाँ आयुषी पूछो क्या प्रॉब्लम है सबके। हाँ हेलो यूनिकॉर्नेट यूट्रस है और 33 years आफ्टर 5 years ऑफ मैरिज कंसीव नॉर्मली एंड 16 weeks चल रहा है। डॉक्टर सेड 7.5 months में डिलीवरी हो जाएगी। सो वेदर माय नॉर्मल डिलीवरी इज पॉसिबल इन फुल 9 months। She is only how many months pregnant right now? 16 weeks। अभी सिर्फ 16 weeks प्रेगनेंसी है। हाँ, तो इसमें प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस नॉर्मल पेशेंट से ज्यादा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी डिलीवरी 7वें महीने पे ही हो जाएगी। आप अगर अच्छे से रेस्ट लोगे, सर्वाइकल लेंथ मेजर करवाओ और जरूरत पड़े तो सर्विक्स पे स्टिच लगवाओ, तो फुल टर्म भी आप जा सकते हो और आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है। 9 months कंप्लीट हो गया है। डॉक्टर इज सेइंग कि अभी भी बेबी अपसाइड है एंड ऑपरेशन करना पड़ेगा एंड अभी बेबी नीचे आना पॉसिबल नहीं है एज आई हैव कंप्लीटेड 9 months। तो ऐसा होता है क्या? इफ आई गेट टू नो दिस तो ऐसे मैं कुछ केसेस मेंटली होते हैं जिसमें 9 months कंप्लीशन के बाद भी नॉर्मल लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते हैं। तो इसमें हम बेबी वेट, बेबी का पोजीशन ये सब एसेस करते हैं, नीचे की जगह कैसी है उसकी ये एसेस करते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो हम ऐसी दवाइयाँ मेडिकेशन आती है जिससे हम लेबर पेन स्टार्ट करवा सकें, उसको हम ट्रायल ऑफ लेबर बोलते हैं। जो पेशेंट में नेचुरल लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते हैं तो हम उसको इंड्यूस करते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर। तो वो अपने गायनिक से डिस्कस करके अगर चाहें तो इंड्यूस भी करवा सकती है। 6 months प्रेग्नेंट। हाँ आयुषी थोड़ा जोर से बोलो। ठीक है भैया। 22 weeks pregnant is lower abdomen pain is normal? See, some amount of abdominal discomfort is normal in pregnancy, बराबर। लेकिन अगर यूट्रस टाइट हो रहा है उसके साथ आप अगर पेन महसूस कर रहे हैं, आपको वजाइना में से अगर कोई डिस्चार्ज आ रहा है या यूरिन में कोई तकलीफ हो रही है, तो आप तुरंत गायनिक से कंसल्ट करें। डिलीवरी जून लास्ट में हुई थी और सितंबर में पीरियड्स आए जो लाइट आया था, फिर 19 days में ही पीरियड्स आए जो कि काफ़ी हैवी था। क्या ये नॉर्मल है? और अब जो पीरियड्स आएंगे वो नॉर्मल गैप में आएंगे या जल्दी भी आ सकते हैं? वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद 1 साल तक आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। एज लॉन्ग एज यू आर ब्रेस्ट फीडिंग योर बेबी, थोड़ा सा पीरियड आपका अप डाउन हो सकता है और फ्लो भी वेरी कर सकता है, तो डोंट वरी। IUI के बाद कंसीव करने के लिए क्या परहेज लेनी चाहिए? IUI के बाद कोई ज्यादा परहेज की जरूरत नहीं है, उसमें कोई प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट नहीं है। जैसे नेचुरल कंसेप्शन हो जाता है वैसे ही IUI भी वही चीज है, तो उसमें कोई ज्यादा परहेज वगैरह की जरूरत नहीं है।
3 साल हो गए मैरिज को एंड रिपोर्ट्स भी सब नॉर्मल है, ट्यूब टेस्ट भी हो चुका है, सब नॉर्मल है, 2 बार कंसीव भी हुआ, बट 6 वीक में ही मिसकैरेज हो गया। आपका जो आपका मिसकैरेज हुआ उसमें वो एम्ब्रियो का कैरियोटाइपिंग करवाया था डॉक्टर ने? क्योंकि मेन जैसे आगे भी बात अपने की कि जेनेटिक प्रॉब्लम इज मेजर कॉज ऑफ एबॉर्शन या मिसकैरेज, तो अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो जेनेटिक टेस्टिंग आपका करवाना चाहिए, बराबर। एप्ला करके एक सिंड्रोम आता है, एप्ला बोलते हैं, APLA, उसका भी टेस्टिंग होना चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, डायबिटीज है, थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म है वगैरह से भी ऐसा हो सकता है। तो आप अपने गायनेक से डिस्कस करके जो भी नेसेसरी ब्लड टेस्ट हैं आप सारे करवा लीजिए, क्योंकि 2 अबॉर्शंस के बाद इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी हो जाते हैं, ताकि थर्ड टाइम अपन मिसहैप फेस ना करें। आई थिंक सब क्वेश्चंस हो गए हैं। ओके डॉक्टर, मेरा भी क्वेश्चन था। बोलिए। मुझे PCOD की प्रॉब्लम है। ओके और मुझे 3 मंथ्स से पीरियड्स नहीं आ रहे। बिल्कुल। आपका वेट कितना है आयुषी? अराउंड 51-52। एंड एज कितनी है आपकी? 29। 29 ओके। या PCO कब से डायग्नोज हुआ है? PCOD मुझे लाइक 2 Adolescence साल से से? है। सिर्फ 2 साल से ही प्रॉब्लम है? मतलब 2 साल से मुझे पता चला कि मुझे प्रॉब्लम है ठीक है, PCOD की, ठीक है। बट बीच देखो में इट PC वाज ओके। ओके ठीक है। और थायराइड वही जो वगैरह है? नहीं हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं करवाया है और टेस्ट कुछ आपने? हाँ हुआ है, बट वो सब कोई ओके प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है। देखो PCOD भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है, शायद तुमने पढ़ा भी होगा PCOD क्या है, बराबर ना। उसमें एग रिलीज ही नहीं हो पाता है ओवरी से, या तो फिर बहुत ही लेट रिलीज होता है, उसकी वजह से पीरियड्स आपके इरेगुलर रहते हैं, ठीक है। तो पहली चीज, अगर सिर्फ 2 साल से ही है, स्टिल यू हैव टाइम। थोड़ा सा वेट रिडक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, एक्सरसाइज, अगर तुम रेगुलर एक्सरसाइज करोगी तो तुम देखना खुद अपने आप ही पीरियड्स आपके रेगुलर होने लगेंगे, बराबर। अदरवाइज मैक्सिमम आपको कितना वेट करना चाहिए? 1.5 या 1.25 महीना फॉर नेचुरल पीरियड्स। अगर नहीं आते हैं तो तुमको विड्रॉल लेना ही पड़ेगा बेटा। इट्स ऑलरेडी बीन 3 मंथ्स ना, फिर अंदर का थिकनेस बहुत ही बढ़ता मोर जाता देन है 3 और मंथ्स एक्चुअली। या तो यू शुड टेक विड्रॉल ब्लीडिंग। आप रेमोल्यूटिन या रेजिस्ट्रॉन कोई भी टैबलेट ले सकते हो एंड गेट योर पीरियड्स। एंड और वो लाइफस्टाइल 3 मंथ्स मॉडिफिकेशन आपको पहले पहली चीज करना पड़ेगा। 3 मंथ्स पहले जो अबॉर्शन वाला केस बताया था ना उन्होंने, वो हाँ मेरा हाँ ही था एक्चुअली। ओके ओके बेटा ठीक है। तो फिर तो तुमने मुझे वापस प्रेगनेंसी टेस्ट किया अभी 3 मंथ्स तुमको? हाँ उसके बाद मुझे बताया कि मुझे बाइलैटरल PCOD हो गई है। ठीक है मतलब ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन था कि ट्रीटमेंट से हुआ था? IUI का एक इंजेक्शन लगा था मुझे, बट उसके बाद लॉकडाउन के कारण लाइक 2 मंथ्स बाद फिर नेचुरली फिर हुआ था। नेचुरली ही रुक गया था। ओके ओके मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरी आफ्टर 6 इयर्स ऑफ मैरिज। ओके ओके ओके। तो थोड़ा सा तुम बेटा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, इट विल रियली हेल्प, है ना। आगे भी तुम नेचुरली कंसीव हो गई थी, कंसीव हो जाओगी, बट तुम्हारा ओव्यूलेशन होना चाहिए, ठीक है। शायद तुमको मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। मेटफॉर्मिन वगैरह कुछ स्टार्ट करवाया था आपके डॉक्टर ने? उस टाइम मेरी मेडिसिन चल रही थी नॉर्मोज। यस नॉर्मोज ले रही थी ना? हाँ तो वो क्या मैं फिर से स्टार्ट कर दूं क्या अभी? जी पहले आप पीरियड्स लाओ एंड देन स्टार्ट विद नॉर्मोज। यू कैन स्टार्ट विद मेटफॉर्मिन आल्सो एंड थोड़ा सा वेट लॉस। ओके थैंक यू डॉक्टर। Thank you so much, Dr. Rajita. It was a wonderful time with you. We were very happy to have you here. भैया आज बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हुआ है एंड एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी। सब लोग बोल रहे हैं कि प्लीज़ आज का तो हमको दीजिएगा ही, क्योंकि आज बहुत ज्ञान मिला है सभी को। बहुत अच्छा ध्यान भी हुआ और ज्ञान भी मिला, तो सभी को बहुत बहुत खुशी है आज की। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू 2 हैंड रेज हो रहे हैं, हम ले सकते हैं क्या उनको? डॉक्टर भैया ले लीजिए, कोई बात नहीं। भारती जी,
भारती जी कुछ बोलना चाहते हैं? भैया कहाँ चले गए? भारती कुछ बोलना चाहते हैं आप? भारती जी आवाज नहीं आ रही, आप हेडफोन निकालो, आप हेडफोन निकाल के बात करो। हेडफोन निकालो भारती, वो भी वहां से कनेक्शन हटाओ। भारती जी आपका बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। मैंने भारती आपको जी आप अनम्यूट किया अनम्यूट है। कर लीजिए। पूजा भी बोलना चाह रही है, पूजा को भी अवसर हाँ दें। दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी। जय। दीदी एक्चुअली अभी जो AMH वैल्यू का पूछा था मैंने, तो हाँ जी। मेरी 0.022 करके है, तो इसमें नेचुरल कंसीविंग नहीं हो सकता क्या? बहुत और चांसेस बहुत कम है। आपके बच्चे हैं आगे? नहीं, मेरा एक बार अबॉर्शन हो चुका है, अभी लास्ट ईयर अबॉर्शन हुआ था। राइट राइट। और एज कितनी है आपकी? 30 इयर्स। 30 इयर्स है। ओके ठीक है। और वो अबॉर्शन हुआ था वो कितने वीक्स पे हुआ था? वो मेरा 6 वीक से ज्यादा हो गया था। एक्चुअली बेबी ग्रो नहीं कर रहा था हार्ट और बीट आ गए थे? हार्ट बीट नहीं आई थी। नहीं आई थी, मतलब कि वो एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी ही थी। ओके ठीक है। मैक्सिमम आप 6 महीने ट्राई करो। आपके अगर पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं? पीरियड्स एक्चुअली मेरे पहले रेगुलर नहीं होते थे, लेकिन अभी मैंने जिस गायनिक को दिखाया उससे 2 मंथ्स ओनली मैंने ट्रीटमेंट लिया है। मेरा मॉन्टेक्स भी पॉजिटिव आया था और उसके बाद मैं प्रॉपर एक्सरसाइज कर रही हूँ, डाइट प्रॉपर फॉलो कर रही हूँ, तो शायद मेरा इस वजह से पीरियड्स नॉर्मल 4 to 5 मंथ से पीरियड्स नॉर्मल आ रहे हैं। ओके गुड। उसके पहले मेरे नॉर्मल नहीं रहते थे और उसके पहले जैसे ही मेरा अबॉर्शन हुआ था उसके बाद मेरे 2 मंथ्स तक मेरे पीरियड्स ही नहीं आते थे। मेडिसिन लेती थी तो पीरियड्स आते थे, नहीं तो नहीं आते थे। ठीक है। आपका एग बनता है सोनोग्राफी में? एग शायद प्रॉपर नहीं बन रहा है। हाँ, अगर एग प्रॉपर नहीं बन रहा है तो आप वेट ना करें। बराबर। आपको एग बनाने के लिए ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन आपकी डॉक्टर देंगी। उसकी वजह से जल्दी शायद आपको प्रेगनेंसी रुक जाए, है ना? हाँ, नेचुरली, तो मतलब वही। डोंट ट्राई विदाउट मेडिसिन। मेडिसिन की तो जरूरत आपको पड़ ही सकती है। ओके ठीक है। ओके। और बाकी मैं ऐसा मेरे को नहीं बोल रही हूँ कि थायराइड आपको IVF की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन Yes. मेडिकेशन की जरूरत तो आपको 100% पड़ेगी। एक्चुअली मेरा जब लास्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुआ था उस टाइम मैंने मेडिसिन लिया था और कोई इंजेक्शन दिया था डॉक्टर ने, बट उस टाइम मेरे को कंसीव नहीं हुआ था। फिर आफ्टर 1 मंथ मेरे को हाँ, कई नेचुरल बार ऐसा कंसीव। होता है। हाँ, ओवरी स्टिमुलेट हो जाती है और नेक्स्ट मंथ में ओव्यूलेशन हो जाता है। इट हैपेंस। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। एक में साक्षी जी और भी हैं। मैं डॉक्टर आपके पास टाइम होगा? थोड़ा सा 1-2 लोग और हैं। ओके, थैंक यू सो मच। राजुल जी और अपने एक आप मिनट अनम्यूट करो, अपने आप अनम्यूट करो। दीदी 1 मिनट, मैं डॉक्टर रुजुता जी को एक परिचय करवाना चाहूंगा। आप हैं डॉक्टर सुनीता लूनिया। ये हम लोग भक्तामर गर्भ संस्कार में, आपने भी भक्तामर स्तोत्र में PhD किया है और हम लोग मंत्र, हीलिंग, साउंड वाइब्रेशन और मेडिटेशन के माध्यम से 1500 माताएं हैं जो प्रेग्नेंट वुमन है और पूरे देश विदेश की मेरे ख्याल से 8-10 कंट्री से लेकर और भारत भर की हैं, जो हम लोग ध्यान करवाते रहते हैं। तो सुनीता लूनिया जी, आपसे यही जो 1-2 महिलाओं के बारे में सवाल है वो जारी रखें। राजुल जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। राजुल अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ हाँ मैम। हाँ बोलो। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैंने ना अभी लास्ट में IVF भी करवाया, 3 बार IVF करवा चुकी हूँ, बट मेरा फेल हो रहा है। मेरी एज 37 इयर्स ओल्ड है। मुझे मैम वो बोलना चाह रही है कि 3 बार उन्होंने IV करवाया बट वो फेल हो गया। मैम। ओके ओके। हेलो। समझाया गया है। हेलो मैम। हाँ बोलिए, मैं सुन सकती हूँ। आवाज आ रही है मेरी मैम? हाँ जी, आप बोलो। तो मैम मुझे अब क्या करना चाहिए? आपको रीजन समझाया है आपके गायनेक ने? मैम मुझे ना थोड़ी सी एंड्रोमेट्रियम की प्रॉब्लम हो रही है, प्लस मुझे थायराइड प्रॉब्लम भी है। और तो आपने एंडोमेट्रियम का टेस्टिंग किया था?
एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी? यस मैम, ट्रीटमेंट लिया है मैंने। यस मैम, लिया है मैंने। हाँ, आपने ट्रीटमेंट लिया हुआ है। मैं एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी का एक स्पेशल टेस्ट होता है, हाँ, जिसमें बार बार आईवीएफ फेलियर होता है, उसमें वो टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट आपका हुआ था? हाँ मैम, हुआ था। तो उसमें क्या रिपोर्ट आई है? उसमें तो नॉर्मल रिपोर्ट्स आ रही मैम। अब तो एंडोमेट्रियम भी मेरी प्रॉपर आ गई थी, 7.9 आ गई थी मेरी एंडोमेट्रियम। फिर भी बट उन्होंने ब्लास्टोसिस्ट वगैरह करके आईवीएफ किया तो वो फेल हो गया मेरा फिर से। ओके। और मुझे थायराइड प्रॉब्लम भी है मैम। आपकी एज कितनी है? मेरी 37 है। मैम एक्चुअली ना एक बार मैं नॉर्मल कंसीव कर चुकी हूँ। नॉर्मल कंसीव में 8 मंथ में मेरा मिसकैरेज हो गया था मैम मेरा। कितने साल पहले की बात है ये? मेरा 11 साल पहले की बात है ये मैम। अब तो नेचुरल कंसीव करने का तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा शायद। सॉरी, अब तो वो पॉसिबल नहीं होगा शायद नेचुरल कंसीव करने का। यस मैम, बराबर। लेकिन आप आईवीएफ वापस ट्राई कर सकते हो। अगर एंडोमेट्रियल रिसेप्टिव होगा तो आपको प्रेगनेंसी रुकेगी। अच्छा। मैम और एक टेस्टिंग भी आप करवाइएगा एम्ब्रियो का। यस मैम। एम्ब्रियो जब अंदर ट्रांसफर करे उससे पहले जो पीजीडी टेस्ट होता है वो भी करेंगे आपके डॉक्टर। यस मैम, यस। अगर जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो होगा तो ही वो, सॉरी, मुझे उन्होंने सजेशन दिया है कि आप अपने एग्स को ना करके कि एग डोनर यूज करें। हाँ, वो भी ऑप्शन दे सकते हैं। अगर एग का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है तो वो जेनेटिकली अच्छा बेबी नहीं होता है तो वो ग्रो ही नहीं करेगा अंदर। लेकिन एक चीज पूछना था मैम, जब वो एग्स वगैरह बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एक ग्रेड का एक ट्रांसफर करते हैं उसके बाद। ग्रेड 1 एम्ब्रियो बोला है उन्होंने कि ग्रेड 1 एम्ब्रियो थे? हाँ, उन्होंने कहा था मैम ए ग्रेड का एम्ब्रियो बनाया। तो दूसरी बार आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एम्ब्रियो ट्रांसफर कराए उससे पहले अगर आप पीजीडी टेस्टिंग करते हो तो वो बात रूल आउट हो जाती है कि जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नहीं। बराबर। अगर जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने एग से ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज दे विल डेफिनेटली गिव यू द ऑप्शन ऑफ डोनर, क्योंकि एंड में तो अपने को बच्चा चाहिए ही जी, है ना। तो वो आईवीएफ सेंटर्स आपको ऑप्शन देंगे ही फिर डोनर का। तो मैं फिर से ट्राई कर सकती मैम? हाँ बिल्कुल। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। पूर्वी जी लास्ट क्वेश्चन आपका ले लीजिए बस। ये पूजा के दोनों ट्यूब ब्लॉक है वाला क्वेश्चन है। पूर्वी जी, हाँ अपने आप को, हाँ भैया पूजा का क्वेश्चन है कि दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ पूजा, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जब तक। पूर्वी जी जब तक आप क्वेश्चन कर लीजिए। बोलिए। हाँ जी, मेरी बेटी 20 साल की है, छोटी है। अब वो 2-3 महीने में पीरियड हो रही है। यानी उसका कब से ही ऐसा ही है कि 2-3 महीने से ही होती है। तो कोई प्रॉब्लम? वेट गेन की हिस्ट्री है? वेट गेन की हिस्ट्री है? वजन बहुत बढ़ गया है सडनली, ऐसा कुछ? नहीं। पूर्वी भाभी, वजन तो इतना तो नहीं है, लेकिन आप एक बार उसका थायराइड करवा लो। हाँ। पूर्वी भाभी एक बार डॉक्टर से आके मिल लीजिए। राइट। कहाँ पे? सूरत में ही है डॉक्टर? हाँ, रुचिताचार्य बेसु, आगा मार्केट। मुझे मोबाइल नंबर बोलिए ना। मैं आपको व्हाट्सएप मोबाइल नंबर बोलिएगा। आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कॉन्टैक्ट। पूजा जी लास्ट क्वेश्चन प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। पूजा जी प्लीज। पूजा को अनम्यूट करो। अब कहाँ पर? हाँ वो भैया अपने आप कर सकती है, वो नहीं कर पा रही है। क्या नहीं हो पा रही है? आप कर सकती हो। साक्षी जी प्लीज आप उनको चेक करेंगे एक बार। पूजा जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ हो गए। हेलो, आपका वीडियो ऑन कीजिए पूजा जी। क्वेश्चन कीजिए। एक सेकंड। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैम मेरा आईवीएफ हो सकता है क्या? मेरे दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं। उन्होंने ट्यूब ब्लॉक, अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है तो आईवीएफ ही हो सकता है। मैम बट
उन्होंने लेप्रोस्कोपी किया था, तो उन्होंने बोला कि आपके ट्यूब मैंने रिकवरी नहीं हो पा रही है, मतलब उनमें हाँ, इन्फ्लेमेशन तो है आप नेचुरली और नहीं कंसीव कर सकते हो, आप आईवीआई से भी नहीं कंसीव कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली आईवीएफ से कंसीव हो सकते हो। बट मैम बोलते हैं कि आईवीएफ में मतलब अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक होते हैं तो आईवीएफ में ट्यूब्स की फेल जरूरत होने के ही नहीं चांसेस है। ज्यादा। आईवीएफ में अच्छा। ट्यूब्स की जरूरत ही नहीं है, उसमें तुम्हारे बॉडी में से एग बाहर निकालेंगे ना, तो ट्यूब्स की जरूरत ही नहीं है, आप डोंट वरी अबाउट बट दैट। बोलते हैं कि वो बेबी फिर ग्रो नहीं कर पाता है और ट्यूब्स में fail बेबी हो ग्रो जाता नहीं करता है, बेबी यूट्रस में ग्रो करता है। तुम चिंता मत करो, तुम आईवीएफ करा लो। है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, थैंक यू सो मच। आपने इतने पोलाइटली सबको Welcome. जवाब दिया ना कि ऑटोमेटिकली वो हिल हो गए और हर क्वेश्चन का उनको आंसर मिला। और नेक्स्ट टाइम जब भी कभी होगा हम चाहेंगे आपका और सेशन हो हमारी माताओं के लिए, जो डाउट्स हैं उनके और क्लियर हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर। साक्षी जी, अब हम आपके हाथ में माइक देंगे। साक्षी जी, आप सबसे पहले मैम का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच डॉक्टर रुजुता, थैंक यू। हमने एक फोन किया और आपने बिल्कुल एक बार में हाँ बोल दिया, हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतना समय निकाला, इतना समय हमें दिया, इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर किया है। आई एम वेरी श्योर कि आज हमारे इतने सारे थे। आज का हमारा नंबर था 195। 195 मदर्स थी हमारे साथ। कोई बोल रहा था हमको नानी बनना है, कोई बोल रहा था हमको बुआ बनना है। भैया नानी और बुआ वाले भी लोग थे आदिनाथ भगवान के, हमको आदिनाथ भगवान की नानी बनना है, आदिनाथ भगवान की बुआ बनना है, आदिनाथ भगवान की मौसी बनना है, ऐसे सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो आई एम वेरी श्योर कि सबकी इच्छाएं पूरी होने वाली है, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज्ञान बांटने के लिए। डॉक्टर पॉसिबल हो तो क्या आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं और टाइमिंग आप बता सकते हैं हमारी माताओं को, जिससे वो आपसे कांटेक्ट कर सकें? दीदी मैंने आप उनका नंबर डाला था, मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। और टाइमिंग एक बार बता देंगे तो सभी लोग माताएं प्लीज एक बार व्हाट्सअप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। जो भी आपकी क्वेरी होगी तो व्हाट्सअप करके डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं। हो सकता है उनका कॉल नहीं उठे तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तामर स्तोत्र के एक श्लोक के साथ हम क्लोज करना चाहेंगे। ओम स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पा धत्ते जनो यैह कंठे गतामजस्रम् तं मानतोऽङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मीः। ओम नमः सिद्धेभ्यो। जय जिनेन्द्र। मंजू आंटी, संगीता आंटी। हाँ, अनीश भैया जी जय जिनेन्द्र। अनीश भैया जी जय जिनेन्द्र। आपका बहुत बहुत आभार। आज आपने एक तो हमें अस्त्र प्रात्याहार पे जो ध्यान कराया बहुत ही अच्छा था, और साथ ही आपने 2 दिन में जो गर्भ संस्कार के बारे में बताया, माताओं को गर्भ में आने से पहले कैसी तैयारी करनी चाहिए तथा माता को किस प्रकार अपना स्वभाव रखना चाहिए, किस प्रकार अपना जीवनचर्या रखनी चाहिए, और वो खुशनुमा रहेगी तो बच्चे पर भी उसी का असर पड़ेगा। अर्थात अनीश भैया जी ने जो भी बताया, आपके स्वभाव का बच्चे पे पूरा असर पड़ता है, और भी बहुत सी बातें अनीश भैया जी ने बताई। आप सभी इनसे अवगत हो गई होंगी। आशा है, पूर्ण विश्वास है कि हमारी सभी बहनों ने इसका भरपूर लाभ लिया होगा। हम अनीश भैया जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग सूरत आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता है। साथ ही जो आज हमारे बीच डॉक्टर रुजुता आचार्य जी जुड़ी है, कितनी मृदुशाली और सरल स्वभावी है कि उन्होंने एक ही बार में श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति का दिगंबर जैन महिला महासमिति का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। हम उनके भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और उन्होंने इतने सरल अंदाज में
प्रश्नों का जवाब दिया हमारी सभी बहनों का, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच आचार्य रुजिता जी। और कल आपके बीच में और आज जितनी भी सभी बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं उन सबका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। कल हमारे साथ सुनीता दीदी जुड़ने वाली हैं। वो बहुत ही प्यारा ध्यान करवाने वाली है। सुनीता दीदी बहुत बहुत सुंदर ध्यान करवाती है। सभी से रिक्वेस्ट है, ये गर्भ संस्कार के लिए ही ध्यान करवाने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फिर से सभी लोग हमारे साथ जुड़िए। बहुत लोगों को बोलिए, आज हमारे साथ जैसे 195 जुड़ गए थे, सभी से रिक्वेस्ट है कि कल भी ऐसे ही लोग सभी जुड़िए, तो आप सभी लाभ ले पाएंगे। भैया हमारे इतना प्यारा बोलती हो ना साक्षी जी, आप इतना प्यारा बोलती हो ना कि एक एक वर्ड दिल को छूता है। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू भैया। मेरा एक क्वेश्चन तो रह ही गया, गर्भ संस्कार। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन, ये मुझे लगता है बहुत सारी माताओं, नानी, दादी सभी का है। हमको तो वो लाभ नहीं मिला कि हम गर्भ संस्कार ले पाए आपसे। अब तो हमारे बच्चे 1 मिनट। हाँ, अभी आपको 60-65 साल की नहीं हुई? नहीं, मैं जो हमारे बच्चे आ गए उनके लिए बोल रही हूँ, फ्यूचर के लिए नहीं। जो हमारे बच्चे आ गए हैं उनको हम कैसे संस्कार दें कि जो हमारा लॉस हुआ है वो हम उसको मेकअप कर पाए। बिल्कुल। जो फ्यूचर के आने वाले उनके लिए तो बात ही नहीं, उनके लिए तो मुझे पता है हम आपके पास आएंगे। तो ये तो क्या है, देखो अभी जो पीढ़ियां आ रही है ना, तो उन पीढ़ियों को जो पाठशाला वगैरह के माध्यम से अपने घर में ऐसा वातावरण जरूर बनाना कि आपको बच्चा लड़ते हुए कभी ना देखे, आपके घर में तनाव की स्थितियां ना देखे, आपके अंदर क्या चल रहा है। देखो, वो टेंशन लेने हम कब मना कर रहे थे? जब बच्चा गर्भ में था। लेकिन अगर बच्चा बाहर है तो टेंशन आप अंदर रख सकते हो, बच्चे के सामने नहीं दिखा। यहाँ कंडीशन बदल जाती है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखो। और दूसरी चीज, अपने बच्चे के सामने झूठ नहीं बोलोगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, ना निंदा सुनोगे, क्योंकि बच्चा माँ बाप को अपना आदर्श समझता है। तो बच्चों को संस्कार देने का मतलब ये नहीं है कि कूट कूट के उसके दिमाग में भरा जाए। बच्चे को संस्कार देने का मतलब यही है कि उसकी साइकोलॉजी को पकड़ा जाए कि वो कैसे चीजों को रिसीव करता है, और उसके साथ थोड़ी देर के लिए बच्चा बन जाए, बच्चा बन जाके समझ लिया जाए कि आखिर ये चाहता क्या है, सोचता क्या है, समझता क्या है। फिर अपने अंदर के डॉक्टर को आगे बढ़ाया जाए और उस चीज का वैसा ट्रीटमेंट डाल दिया जाए तो हमेशा उसके दिमाग में सदैव सदैव के लिए भरा रहे। क्योंकि संस्कार आने जो जब जीव पैदा हो जाता है ना, उसको संस्कार देने के लिए उसका मेंटल बैलेंस चेक करना पड़ता है, और उसके बाद उसको बहुत अच्छी, अगर उसको धर्म से प्यार नहीं है तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताओ जिससे पहले उसको धर्म से प्यार हो जाएगा। जब धर्म से प्यार हो जाएगा तो वो चीज वो रिसीव करने लगेगा। तो ये माँ का दूसरा बड़ा कर्तव्य रहता है। तो इसके लिए पाठशालाएं भी अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सभी माताओं से, अभी नानियां क्या कर रही थी आपको मालूम है? नानियों का टाइम पास नहीं हो रहा था, तो नानी ने भी क्या करी, जूम मीटिंग लगाई। पता चला कोई नाती अमेरिका में है, तो कोई मुंबई में है, तो कोई इधर है, कोई उधर है। तो सब जितने नाती थे सबको बिठालती थी नानी, और अपना भी टाइम पास हो रहा है, तो दुनिया भर का कहीं तत्वार सूत्र सिखाना, नमोकार मंत्र के क्या महत्व है, क्या चोरी क्यों नहीं करना चाहिए, और नानी अपनी कहानियां सुना रही थी। हमारे यहाँ खुद ऐसा हो रहा था, नानी की क्लास पाठशाला चलती दोपहर को, तो नानी चारों तरफ के अपने नाती पोते को इकट्ठा करती है, और फिर उसके बाद वो बताती है आज हम तुमको एक राजा की कहानी सुनाएंगे। फिर संस्कार कैसे दिए जाते, संस्कार कहीं अलग से नहीं, हमको उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। और मैं तो निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि एक तो गर्भ का संस्कार सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद होता है जो संस्कार पहले 8 और 9 साल में अगर आपने बच्चे के माइंड में सेट कर दिए, तो ये मान के चलो दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय में भी आपका बच्चा जाएगा तो वो ही बोलेगा जो आप चाहो। तो ये बहुत जरूरी है। और आप इस समय, साक्षी जी आपके दो प्यारे बच्चे हैं, तो आप जो है ना उन बच्चों को संस्कार, आप वैसे बहुत अच्छे कार्य करें। हर समय वो अपनी माँ को क्या देखते हैं
कि इस गरीब की सेवा, इसको बीमारी है उसको नमकार मंत्र सुनाना है, इनको भक्तामर सुनाना है। आपको मालूम नहीं है ये क्या दे रही हूँ, आप ये चलता फिरता संस्कार दे रही हूँ। जब हम रहे या नहीं, जब सुनीता जी ने एक बर्थडे में कहा था कि बच्चे हमारे सामने भले ही ऐसा व्यवहार करे, लेकिन जब हम रहेंगे नहीं रहेंगे, जब बड़े होंगे ना, वो कहीं भी जाएंगे तो उनको लगेगा मेरी माँ को ये पसंद था नहीं, ये अच्छा था और मैं भी यही करूँ। तो माँ वो करे बच्चे के सामने वो अच्छा लगता है दिखाए जो अपने बच्चे से चाहती है। ये बहुत बड़ा संस्कार पहुंचेगा। तो यही बस मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच भैया, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। इतने सारे लोग बोल रहे थे कि अब हम तो दादी बन गए, नानी बन गए, हम तो मम्मियाँ हो गए, बड़े बड़े बच्चे हो गए, अब हम उनको संस्कार कैसे दें। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। साक्षी जी, एक चीज और भैया के साथ में बोलना चाहूंगी कि अभी आप लोगों के हाथ में बहुत कुछ है, अभी इस एज में भी बहुत कुछ है, क्योंकि भक्तांबर के प्रति जो अवेयरनेस अभी आई है हम सबके साथ में, तो जो भैया ने बोले जो संस्कार अभी होने चाहिए वो आप अभी भक्तांबर के थ्रू, श्लोकों के थ्रू आप अपने बच्चों में डाल सकते हैं। दीदी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा 9 साल का बेटा है, मैंने उसको सिर्फ पहला और कुछ 1 या 2 मैंने उसको श्लोक सिखाए थे, 45वां श्लोक सिखाया और पहला, और हम जैसे जैसे रोज बोल रहे हैं उसको पहला आ गया, दूसरा आ गया, चौथा आ गया, छठवां आ गया, 8वां आ गया, 10वां आ गया, 17वां आ गया, 28 आ गया, 29 आ गया, 34 आ गया, 45 आ गया, 48 आ गया। मैंने सिखाया नहीं और हम रोज बोलते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड रोज बोलते हैं और उसको सुन के आ गया। और जब मैं किसी को भक्तामर सुना रही हूँ तो वो मेरे साथ पीछे खड़ा हो जाता है, आज मैं बोलूंगा। तो वो रोज भक्तामर भी सुनाता है, कैंसर के पेशेंट्स को रोज सुनाता है वो। और उसको बोलना चाहूंगी, जब वो बोलता है ना कि मुझे सुनाना है, उसको सुनाने देना, उसको रोकना नहीं। अगर आपने 1-2 बार अभी रोका ना तो फिर वो रोज सुनाता है और सभी लोग बहुत शौक से सुनते हैं उसके मुंह से भक्तामर, बहुत क्लियर बोलता है। अनिश, आप कुछ बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ एक चीज दादी अम्मा के लिए। दादी अम्मा, आप एक बात जरा ध्यान में रखिए, आप लोग सब, आपका बच्चा नाती पोते यही बोलेंगे, अरे दादी अम्मा मान जाओ, अरे दादी अम्मा मान जाओ। और ये माताएं बच्चों के दिमाग में ऐसी स्थिति ला दें कि वो दादी से क्या बोलेंगे मालूम है? अरे दादी अम्मा मान जाओ, अरे छोड़ दो ये गुस्सा भक्तामर सुनाओ, दादी अम्मा मान जाओ। तो इसीलिए जितनी भी हमारी दादी अम्मा है वो बच्चों को भक्तामर स्तोत्र के साथ में जोड़े, भक्तामर स्तोत्र। और ये सारी माताएं जो यहाँ पर थी, इतना याद रखना, मैम ने जो कहा है वो मेडिसिन वगैरह और अपने मेडिकल साइंस के आधार पे कहा है, लेकिन याद रखना दुनिया में एक साइंस और रहता है, और उस साइंस की जब चलती है तो सिर्फ उसी की चलती है। इसलिए ईश्वर को सबसे ऊपर रखकर ही अपने किसी विषय के बारे में अंतिम फैसला लेना, सबसे पहले हमेशा ये मानना कि मैं जीतूंगी और जरूर जीतूंगी, क्योंकि जब तक हमारे अंदर, हमारे फैसले में अगर हमारी विजय नहीं दिखेगी ना, तो दुनिया में कहीं हमें सफलता नहीं मिल सकती। बहुत बहुत सुंदर बात कही भैया आपने, बहुत सुंदर बात कही है कि साइंस तो अपनी जगह है ही, लेकिन भक्तामर का चमत्कार साइंस भी झुटला नहीं सकता। बहुत केसेस हमने देखे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हमें इतने सारे चमत्कारों से अवगत करवाने के लिए। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सुनीता दीदी, थैंक यू सो मच। कल हम आपसे जुड़ेंगे सुनीता दीदी। थैंक यू। जय जिनेंद्र। मंजू आंटी एंड करे, संगीता आंटी हेलो, एंड करे आंटी? हाँ एंड कर दो साक्षी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।